तो सबसे पहले कुछ बेसिक बात करते हैं, जैसे कि आपके पास सबसे पहला पॉइंट तो ये आता है कि जो अभी तक आपका तरीका रहा कॉलेजेस में पढ़ाई करने का, वो तरीका वहीं तक के लिए ठीक था, वहीं तक वैलिड था। अगर आप यहाँ पर आगे से कंपटीशन की तैयारी करना शुरू कर रहे हैं तो वो तरीका बिल्कुल आपके काम नहीं आने वाला है। आपको पूरा का पूरा अपना अप्रोच जो है, मेथड जो है, उसको पूरे को क्या करना पड़ेगा, चेंज करना पड़ेगा, पूरा चेंज करना पड़ेगा उसको। अब कैसे चेंज करना है वो चीज अभी डिस्कस करेंगे, हम वन बाय वन डिस्कस करेंगे। देखो, आपके पास में जैसे अभी तक सिस्टम थी कि वहां पे एक तो जो जो भी सब्जेक्ट थे आपके पास, उनकी डेप्थ बहुत कम होती है। डेप्थ बहुत कम होने का मतलब क्या है कि इतना ज्यादा डेप्थ में चीजें नहीं पूछी जाती, नहीं डिस्कस करी जाती हैं। सेमेस्टर एग्जाम्स होते हैं, सेमेस्टर एग्जाम्स में भी बहुत लिमिटेड चीजें होती हैं जिनका इतना कोई डेप्थ नहीं होता। इवन अगर हम देखें तो मोस्ट ऑफ द लोगों को पता लग जाता है कि हाँ कल इस टॉपिक से क्वेश्चन आने वाला है, तो वही एक दो रात पहले पेपर से उन्हीं टॉपिक्स को याद करके, उन्हीं टॉपिक्स को पढ़ के एग्जाम दे भी देते हैं, जिससे नंबर भी ठीक ठाक आ जाते हैं, आपके नंबर भी ठीक ठाक आ जाते हैं। ऐसा ही तो होता है सबकी, सभी के साथ में है मोस्टली। ठीक है, तो टॉपिक्स की डेप्थ कम होती है। ठीक है, डेप्थ कम होती है। दूसरा पार्ट की पता भी लग जाता है चीजों की, हाँ यहाँ यहाँ से कल क्वेश्चन आएगा, इसी चीज से क्वेश्चन आने वाला है, तो उनको पढ़ा हमने जस्ट 2-3 रात पहले, 2-3 रात पहले पढ़ के एग्जाम दे दिया, मार्क्स भी ठीक ठाक आ जाते हैं, कोई इतनी ज्यादा दिक्कत नहीं होती उसमें। एक दूसरा पॉइंट क्या है कि आपके पास में एक सेमेस्टर में कवर करने होते हैं 5-6 सब्जेक्ट, 4-5 सब्जेक्ट होते हैं एक सेमेस्टर में। 4-5 सब्जेक्ट कवर करने हैं कितने टाइम में, 6 महीने में लगभग। 5-6 महीने में 4-5 सब्जेक्ट कवर करने हैं। और दूसरी बात ये कि उन सब्जेक्ट की डेप्थ भी नहीं है ज्यादा, सब्जेक्ट की डेप्थ भी नहीं है ज्यादा कुछ ऐसा, ना तो डेप्थ है। और 5 सब्जेक्ट को कवर करने के लिए टाइम कितना अवेलेबल है आपके पास में, 5-6 महीने का टाइम अवेलेबल है, 5-6 महीने का टाइम अवेलेबल है आपके पास में। आया समझ में पॉइंट? तो अगर, अब देखो जरा, वो तो थी आपकी किसकी बात, कॉलेजेस की बात थी। अब यहाँ पर देखना आपका कैसा डिफरेंस होगा। डिफरेंस ये है कि पहली बार, और एक और पॉइंट है कॉलेजेस में कि आपको 100 नंबर का पेपर होता है आपका। 100 नंबर में एक बार में सिर्फ एक ही सब्जेक्ट चलाना होता है। मान लो कि कोई सॉइल का पेपर है तो सॉइल आएगी सिर्फ 100 नंबर में। इन्वायरमेंट का पेपर है तो इन्वायरमेंट आएगा सिर्फ कितने मार्क्स में, 100 मार्क्स में। हाइड्रोलॉजी का पेपर है तो हाइड्रोलॉजी आएगी 100 मार्क्स में। ऐसे चलता है सिस्टम। अब ये डिफरेंस करने की कोशिश करना, एक बार देखो यहाँ पर कैसे चीज डिफरेंस करेंगी। पहला पॉइंट तो कि यहाँ पर आपको, वहां पर आपको 6 महीने में कवर करने थे 5-6 सब्जेक्ट। यहाँ पर आपको 6 महीने में जाके मान के चलो कि आपको पूरा सिलेबस कवर करना है। जितना भी आपका सिलेबस है, सारे सब्जेक्ट्स हैं, सोम है, आरसीसी है, स्टील है, सॉइल है, बिल्डिंग मटेरियल है, सारे कवर करने हैं आपको 5-6 महीने में। एक तो ये पॉइंट आता है। और दूसरा पॉइंट यानी कि यहाँ पे सिलेबस को कवर करने का टाइम क्या होता है, एक तरह से कम है। वहां पर आपको ये सारे सब्जेक्ट कवर करने पड़ते हैं 3 साल में, 4 साल में। और यहाँ पर वही कितने टाइम में कवर करने होते हैं, 6 महीने में, 7 महीने में, 8 महीने में मान लो। दूसरा सबसे बड़ा डिफरेंस है, सबसे बड़ा डिफरेंस क्या है आपके पास में, डेप्थ का। डेप्थ का भी तो बहुत बड़ा डिफरेंस है। जिस डेप्थ में जाकर आपने सब्जेक्ट वहां पर पढ़े हैं, जिस डेप्थ में जाकर आपने टॉपिक वहां पे पढ़ रखे हैं, यहाँ पर उन टॉपिक्स की डेप्थ वहां से कई गुना ज्यादा होगी। जिस तरीके से अभी तक आपने सोम पढ़ा होगा कॉलेजेस में, यहाँ पर आप ऑब्जर्व करोगे कि सोम की एक्चुअल डेप्थ है क्या, सोम एक्चुअली किस तरह का सब्जेक्ट है। जिस तरह से आपने वहां पर सॉइल मैकेनिक्स पढ़ी होगी कॉलेजेस में, यहाँ पर आप ऑब्जर्व करोगे कि सॉइल मैकेनिक्स है क्या एक चीज। सॉइल मैकेनिक्स की रियल डेप्थ जो है, रियल फीलिंग जो है, अब यहाँ पर आपको समझ में आएगी सॉइल मैकेनिक्स है क्या आपके पास में। वहां पर जस्ट एग्जाम क्रैक करना टारगेट रहता है, सीखना ऐसा हमारा टारगेट नहीं रहता। अगर आप खुद से देखो तो मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स की तो यही टेंडेंसी रहती है ना कि भाई किसी भी तरह से हम क्या कवर कर लें, एक सेकंड ना, जस्ट किसी भी तरह से हम एग्जाम को कवर कर लें, एक सेकंड। मोस्ट ऑफ द लोगों की यही टेंडेंसी रहती है ना कि किसी भी तरह से एग्जाम पास हो जाए। सीखने का कोई ऐसा जितना ज्यादा क्रेज नहीं रहता किसी को भी। लेकिन यहाँ पर आपको क्या है, यहाँ पर आपको सीखनी पड़ेंगी चीजें अगर एग्जाम निकालना है तो। वहां पर आप चीजों को याद कर कर भी एग्जाम निकाल सकते हो। थोड़ा बहुत याद करा, क्वेश्चन पता होते हैं, एग्जाम निकल जाता है। यहाँ पर आपको क्या पता करना पड़ेगा, सीखना पड़ेगा उनको डेप्थ में जाके। अगर सीखोगे डेप्थ में जाके तभी जाकर क्या होगा, एग्जाम क्लियर होगा। तो पहला डिफरेंस तो क्या आया, यहाँ पर सिलेबस कवर करने का भी टाइम क्या है वहां के कंपैरिजन में, कम है। 7 महीने है, 6 महीने है, 8 महीने मान लो ज्यादा से ज्यादा। दूसरी बात, टॉपिक्स की जो डेप्थ रहेगी वो डेप्थ भी बहुत ज्यादा रहेगी वहां के कंपैरिजन में। सॉइल मैकेनिक्स है क्या एक्चुअली, कैसे आपको प्रैक्टिकली सॉइल मैकेनिक्स आपकी लाइफ में रोल प्ले करेगी, वो चीज आपको दिखाई देगी यहाँ पर। कैसे आपका सोम प्रैक्टिकली स्ट्रक्चर की डिजाइनिंग में, जो भी आप डिजाइन करोगे सिविल इंजीनियरिंग के अंदर, उसमें रोल प्ले करेगा, वो चीज आप यहाँ पर सीखोगे। बिल्डिंग मटेरियल, सारे के सारे बिल्डिंग मटेरियल को याद नहीं करवाया जाता, उनको कॉन्सेप्ट्स के साथ सिखाया जाता है। लोग कहते हैं कि बिल्डिंग मटेरियल एक याद करने वाला सब्जेक्ट है, बट वो याद करने वाला सब्जेक्ट नहीं है। अगर आप उसकी डेप्थ में जाकर देखो, उसके कॉन्सेप्ट समझने पे आ जाओ, तो वो बहुत कॉन्सेप्चुअल सब्जेक्ट है। तो पॉइंट क्या है कि कॉन्सेप्ट बहुत रहेंगे, डेप्थ काफी रहेगी, डेप्थ काफी रहेगी। एंड दूसरा सबसे बड़ा डिफरेंस क्या आता है कि तीसरा पॉइंट सबसे बड़ा डिफरेंस, कि वहां पर आपको 100 नंबर में सिर्फ एक सब्जेक्ट कवर करना है। 100 नंबर में सिर्फ एक सब्जेक्ट कवर करना है। यहाँ पर तुम्हें 100 मार्क्स में कितने सब्जेक्ट कवर करने हैं, सारे सब्जेक्ट कवर करने हैं ऑलमोस्ट,
सारे के सारे जितने भी आपके सब्जेक्ट्स हैं वो सारे सब्जेक्ट आपको कवर करने हैं कितने मार्क्स में, सिर्फ 100 मार्क्स में लगभग। आया समझ में पॉइंट, कितना बड़ा डिफरेंस है। तो यानी कि अगर आपको 100 मार्क्स में सारे सब्जेक्ट कवर करने पड़ रहे हैं और वहां पर सिर्फ एक सब्जेक्ट कवर करना पड़ रहा है, और जबकि उन सब्जेक्ट की डेप्थ भी ज्यादा है, तो आपको अपना सिंसियरिटी लेवल जो है उसको बहुत हद तक बढ़ाना पड़ेगा। अगर हम ये सोचेंगे कि वही सेम 2-3 रात पहले पढ़ाई करी पेपर से पहले और एग्जाम निकाल दिया, तो वो एक बहुत बड़ी गलतफहमी थी, वो सिर्फ वहीं के लिए वैलिड था कॉन्सेप्ट। यहाँ पर वो कॉन्सेप्ट वैलिड नहीं होगा। यहाँ पर आपको जो स्ट्रेटेजी थी आपकी अभी तक पढ़ाई करने की, जो तरीका था कि 2 रात पहले पढ़ा, 3 रात पहले पढ़ा, एग्जाम दे दिया, पास हो गए, वो तरीका यहाँ पर काम नहीं करेगा। तो सबसे पहला पॉइंट तो मैंने ये बताया कि भाई ये सबसे बड़ा डिफरेंस है जो आपको चीजें अपनी चेंज करनी पड़ेगी। सिंसियरिटी लेवल, अटेंटिवनेस, डिसिप्लिन बहुत ज्यादा आना चाहिए अंदर, तभी हम कंपटीशन को एक अच्छी तरह से क्रैक करने का सोच सकते हैं। रीजन, एक सब्जेक्ट की डेप्थ बहुत ज्यादा रहेगी, दूसरा पॉइंट सिलेबस को कवर करने का भी टाइम कम होता है, तीसरा पॉइंट 100 मार्क्स में 150 मार्क्स में आपको सारे के सारे सब्जेक्ट एक साथ लेके चलने होते हैं। ये तीनों पॉइंट ऐसे हैं जो कि उसको कॉलेजेस के टाइम को यहाँ को बिल्कुल एक तरह सेपरेट कर देते हैं। तो इसमें सबसे बड़ा रोल प्ले आपका क्या होगा, डिसिप्लिन, ठीक है, आपका सिंसियरिटी लेवल, अटेंटिवनेस क्लासेस में, ये सारी की सारी चीजें आपको कंपटीशन को क्रैक करने में, क्लियर करने में हेल्प करेंगी। अगर हम वही तरीका लेके चलेंगे इनडिसिप्लिन की 2-3 रात पहले पढ़ेंगे तो काम नहीं होगा। आया समझ में पॉइंट, चलो ठीक है। अब पॉइंट ये है कि जब हमें 100 मार्क्स में सारे सब्जेक्ट चलाने हैं एक तरह से, तो इसका सबसे बड़ा एक पॉइंट तो ये आता है कि कैसे हम इतने सारे सब्जेक्ट को एक साथ यूज कर पाएंगे। एक सब्जेक्ट याद नहीं रहता अगर देखें तो, उसके फॉर्म में भूल जाते हैं ना, उसी के फॉर्म में भूल जाते हैं, उसी के कॉन्सेप्ट भूल जाते हैं। तो यहाँ पर तो तुम्हें सारे सब्जेक्ट एक साथ लेके चलने हैं, तो कैसे उनको एक साथ याद रखा जाएगा एग्जाम के लिए, कैसे उनको एक साथ एग्जाम में यूज किया जाएगा, ये कैसे करेंगे, कैसे पॉसिबल है ये चीज, बताओ ये कैसे पॉसिबल है। ये पॉसिबल है ओनली बाय कंटिन्यूअस रिवीजन, ओनली बाय कंटिन्यूअस रिवीजन। रिवीजन करना पड़ेगा आपको कंटिन्यूअसली, रिवीजन। जितनी भी चीजें बताई गई हैं, आज बताई जा रही हैं, कल बताई जाएंगी, परसों बताई जाएंगी, नेक्स्ट डे बताई जाएंगी, उन सारी चीजों को तुम्हें क्या करना पड़ेगा, प्रॉपर्ली रिवाइज करना पड़ेगा। अगर हम ये सोचेंगे कि सब्जेक्ट पढ़ लिया, क्लास अटेंड कर ली, काम हो गया, इससे काम नहीं होगा। क्लास अटेंड कर तुम्हारा सिर्फ 50% काम होता है। 50% जो काम है आपको वो कहां पर करना पड़ता है, घर पर जाकर करना पड़ता है, जब तुम कॉन्सेप्ट्स को प्रॉपर्ली रिवाइज करोगे। जब तुम कॉन्सेप्ट्स को प्रॉपर्ली रिवाइज करोगे, जो क्लास में कराई गई हैं चीजें उनको घर पर जाकर पढ़ोगे, उनको रिवाइज करोगे, तब जाकर वो चीजें हमारे दिमाग में सेट होंगी। जिस सब्जेक्ट की वेटेज जितनी ज्यादा है, उस सब्जेक्ट को उतनी बार ही रिवीजन चाहिए। अगर कोई सब्जेक्ट आपका 10 नंबर का पूछा जाएगा, तो उस सब्जेक्ट को पेपर से पहले तुम्हें 10 बार ही रिवीजन करना पड़ेगा। अगर कोई सब्जेक्ट 20 नंबर का पूछा जा रहा है, तो उसको 20 बार ही रिवाइज करना पड़ेगा पेपर में जाने से पहले। अगर ये सोचेंगे कि एक बार रिवाइज करके काम हो जाएगा, तो काम नहीं होगा। एग्जाम में बैठोगे जाकर, वहां पर जाकर ऐसा लगेगा देखा देखा सा कि हाँ ये पढ़ा था मैंने कभी, लेकिन एग्जैक्ट चीज याद नहीं आएगी। ऐसी होती है कंडीशन। तो क्या तरीका है इसका, सिंपल, एक रिवीजन ही एक अकेला तरीका है। रिवीजन ही एक ऐसा पॉइंट है जो कि सिलेक्शन होगा या नहीं होगा ये डिसाइड करता है। क्योंकि मान लो कि 50 बच्चे बैठेंगे क्लास में, सबको सेम चीज पढ़ाई जाएगी, हर किसी को सेम चीज पढ़ाई जाती है, सेम कॉन्सेप्ट दिए जाते हैं। अब ऐसा तो है नहीं कि भाई मैं तुम्हें अलग से घर पर बुलाऊंगा या किसी अलग बच्चे को अलग से घर पे बुलाऊंगा, ऐसा नहीं करेंगे ना। सबको सेम चीज पढ़ाई जाती है, सेम कॉन्सेप्ट दिया जाता है, लेकिन फिर भी सिलेक्शन बहुत कम स्टूडेंट का होता है, कुछ स्टूडेंट का होता है। ऐसा क्यों? जब सबको सेम पढ़ाया जा रहा है तो सबका सिलेक्शन क्यों नहीं हो रहा? क्यों नहीं होता हर किसी का सिलेक्शन, बताओ? क्योंकि हर किसी ने सेम मेहनत के साथ में घर पे पढ़ाई रिवीजन नहीं करा होता। कोई चीजों को सीरियसली लेगा, जो सीरियसली लेगा वो घर पर रिवाइज भी करेगा, चीजों को रिवाइज भी करेगा। और जो एक ऐसा स्टूडेंट है जो ये सोचेगा कि हाँ क्लास करी हो गया काम, वो नहीं हो पाता। आया समझ में? तो क्या डिफरेंस क्रिएट कर देता है सबके बीच में, किस कैंडिडेट का सिलेक्शन हुआ या नहीं हुआ, ये चीज किस पे डिपेंड हो जाती है? उसने कितनी बार चीजों को घर पर जाकर रिवाइज करा है, उसने कितनी बार चीजों को घर पर जाकर रिवाइज करा है, कितना सीरियसली उसने क्लासेस अटेंड करी है, कितनी सिंसियरिटी के साथ। इस चीज पे डिपेंड करता है कि उसका सिलेक्शन होता है या फिर नहीं होता। खाली क्लास करना इज नॉट सफिशिएंट। घर पर जाकर जब तक चीजों को उठाकर रिवाइज नहीं करोगे, तब तक कॉन्फिडेंस नहीं आएगा। कॉन्फिडेंस नहीं आएगा कि हाँ होना है या फिर नहीं होना। तो ये रिवीजन ही एक अकेला ऐसा पॉइंट होता है जो कि डिसाइड करता है कि आपका एग्जाम होगा या फिर नहीं होगा। 50-60% चीजें कवर हो जाती है क्लास में तुम्हारी, 50-40% घर पर मेहनत करनी पड़ती है तुम्हें। कैसे? उन क्लास के कॉन्सेप्ट्स को जो क्लास में समझाए गए हैं उनको घर पर जाकर रिवाइज करने में, ये घर पे मेहनत करनी पड़ती है तुम्हें। आया समझ में पॉइंट? चलो, अब तो रिवीजन का रोल बहुत इंपॉर्टेंट है। यही एक ऐसा फैक्टर रहेगा जो सबसे ज्यादा गेम को चेंज करेगा। होगा सिलेक्शन, नहीं होता है, सब डिपेंड करता है रिवीजन के खेल पे। ये पॉइंट रहता है आपके पास में। रिवाइज करना जरूरी है अगर आपको 100 नंबर में सारे सब्जेक्ट चलाने हैं तो।
क्योंकि वो खुद से देखो ना, 100 नंबर में तुम एक सब्जेक्ट पढ़ के जाते हो, उसके फॉर्मूले याद नहीं रह पाते तुम्हें, उनको भूल जाते हैं हम। क्यों? उसका प्रॉपर रिवीजन नहीं होता ना आपके पास में। क्यों भूल जाते हैं उसको? क्योंकि रिवाइज नहीं करके जाते उसको प्रॉपर्ली। अगर वही चीज तुम 10 बार पढ़कर जाते, रिवाइज कर जाते, तो भूलने वाले नहीं थे एग्जाम में। आया समझ में पॉइंट? रिवीजन इज द डिफरेंस बिटवीन ए सेलेक्टेड कैंडिडेट एंड नॉन सेलेक्टेड कैंडिडेट। रिवीजन ही एक वो डिफरेंस है जो कि सेलेक्टेड कैंडिडेट एंड नॉन सेलेक्टेड कैंडिडेट को एक दूसरे से अलग करता है। आया समझ में पॉइंट? अब ये पॉइंट है कि अगर रिवीजन इतना ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है तो रिवीजन करेंगे कैसे? कैसे रिवीजन करना है, ये भी तो पॉइंट आता है। रिवाइज कॉन्सेप्ट को कैसे करें, क्या तरीका है इसका, बताओ। इसका तरीका क्या है रिवाइज करने का सही तरह से? हम्म। हाँ। हम्म। रिसर्च हमें पीएचडी तो नहीं करनी है कोई, बताओ। हमारा काम पीएचडी करना थोड़ी है कि भाई हम उस सब्जेक्ट में पीएचडी करेंगे, रिसर्च नहीं करनी है उसके बारे में नेट पे। एक तो पॉइंट ये है कि जो आपको क्लास में पढ़ाया गया उसको थोड़ा सा घर पर जाकर नजर मारो उसके ऊपर। रिवीजन करने का तरीका होता है उसके क्वेश्चन प्रैक्टिस करना। रिवीजन करने का क्या तरीका होता है? उसके क्वेश्चंस प्रैक्टिस करना। आया समझ में? हमें लगता है कि हम घर पर जाकर थ्योरी लिख लिख कर याद करें, वो सही तरीका नहीं होता। तरीका क्या होता है रिवीजन करने का? जितनी थ्योरी बताई गई है, जो चीजें पढ़ाई जा रही है, वो सब कहाँ पर याद कर लो? क्लास में ही याद कर लो सारी की सारी। क्लास में तुम्हें इस तरह से पढ़ाई जाएंगी डिटेलिंग में चीजें कि जितना भी पढ़ाया जा रहा है वो सब तुम्हें कहाँ पर याद हो जाएगा? क्लास में ही याद हो जाएगा। घर पर जाकर तुम्हारा एक काम बचेगा सिर्फ क्या, उसको घर पर जाकर नोट्स को ओपन करो, 10-15 मिनट में ऊपर ऊपर से नजर मारो नोट्स पे। सिर्फ ऐसे नहीं कि लिख लिख कर देख रहे हैं थ्योरी को। 10-15 मिनट में ऊपर ऊपर से नजर मारी और क्या उठाकर बैठ गए सीधे उसके क्वेश्चन उठाकर बैठ गए। बस ये तरीका है आपके पास में। एक क्वेश्चन पढ़ोगे तुम, एक क्वेश्चन में तुम्हारे 4 कॉन्सेप्ट खुद से खुद क्लियर होंगे। जब क्वेश्चन करोगे ना, ऑप्शन दिखाई देंगे नीचे, सोचोगे ना उसके बारे में कि देखो ये तो उसका तरीका होता है, ये उसकी वैल्यू है, ये उसकी वैल्यू है, तो 4 क्वेश्चन आपके एक क्वेश्चन करने में तैयार हो जाते हैं। और यही तो तरीका होता है रिवाइज करने का चीजों को। एग्जाम की रिक्वायरमेंट को तो पहचानो ना आप जरा खुद से। एग्जाम की रिक्वायरमेंट क्या है? एग्जाम को क्या तुम्हारे से थ्योरी लिखवानी है क्या वहां पर? एग्जाम को थ्योरी नहीं लिखवानी ना तुम्हारे से। एग्जाम को क्या करवाने हैं तुम्हारे से? क्वेश्चन सॉल्व करवाने हैं बस। भाई एग्जाम को करवाने हैं क्वेश्चन सॉल्व ओनली। तो एग्जाम की रिक्वायरमेंट को तो पहचानो तुम। एग्जाम की रिक्वायरमेंट क्या है? उसकी रिक्वायरमेंट है क्वेश्चन, ये रिक्वायरमेंट है एग्जाम की। तो जितने ज्यादा क्वेश्चन करोगे उतना ज्यादा कॉन्फिडेंस आएगा एग्जाम क्लियर होने के लिए। अगर ये सोचे हम कि हम घर पर जाकर थ्योरी याद करें लिखें, वो काम सही नहीं होता। रिवाइज करना ही सही तरह से नहीं कर पाते स्टूडेंट। उनको लगता है कि मैं घर पर जाकर थ्योरी को लिख लिख कर याद करूं, वो एक सही तरीका नहीं होता। तरीका क्या होता है? जितनी थ्योरी है वो सब क्लास में याद करो। घर पर गए 15 मिनट में उसके ऊपर ऊपर से नजर मारी थ्योरी को, सीधा क्या उठाकर बैठ गए? क्वेश्चन उठाकर बैठ गए बस। एक क्वेश्चन करोगे 4 कॉन्सेप्ट अपने आप क्लियर हो जाएंगे। 4 कॉन्सेप्ट अपने आप क्लियर हो जाएंगे और याद रह जाएंगे सारे के सारे लाइफ लॉन्ग, जिंदगी भर के लिए। ये तरीका रहता है। आया समझ में केस? तो पहले तो आपको बताया कि वो जो तरीका था पढ़ने का, वो वहीं के लिए वैलिड था, यहाँ पर काम नहीं करेगा आपका। उसके वो क्यों काम नहीं करेगा उसके लिए मैंने तुम्हें कई सारे पॉइंट बता दिए। वो यहाँ पे काम क्यों नहीं करेगा उसके लिए आपके पास कई सारे पॉइंट्स आ चुके हैं। नेक्स्ट पॉइंट आपके पास में आया कि भाई रिवीजन कैसे करें। रिवीजन बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है? वही डिसाइड करेगा कि होता है या फिर नहीं होता है। क्योंकि आपको एक साथ सारे के सारे सब्जेक्ट को यूज करना है एग्जाम में बैठ के। तो चीजें कब याद आएंगी एग्जाम में? जब उनको प्रॉपर्ली आपने रिवाइज कर रखा होगा। अब नेक्स्ट पॉइंट आपके पास में ये आता है कि रिवाइज करेंगे भी कैसे? कैसे रिवीजन करना है चीजों का, कैसे करना है रिवीजन, बताओ। रिवीजन कैसे करना है? उसके क्वेश्चन प्रैक्टिस करने हैं बस। ये तरीका है कि क्या करना है, सिंपल जाकर उसके क्वेश्चन प्रैक्टिस करने हैं बस। उसको उठाओ, उसके सब्जेक्ट के क्वेश्चंस को उठाओ और क्वेश्चन क्या करो, उससे सिंपल प्रैक्टिस करो। थ्योरी तो नहीं करनी ज्यादा। थ्योरी में 10-15 मिनट में रिवीजन करना है घर पे जाकर बस। थ्योरी जो क्लास में पढ़ाई गई है, घर पर जाओ उसको 10-15 मिनट में ऊपर ऊपर से नजर मार लो उस पर, और सिंपल क्या उठाकर बैठ जाओ, जस्ट क्वेश्चन उठाकर बैठ जाओ। बस वही तरीका होता है अकेले रिवीजन करने का। हम एग्जाम की रिक्वायरमेंट को ही नहीं समझ पाते। एग्जाम की रिक्वायरमेंट है क्या भाई? एग्जाम को तुम्हारे से थ्योरी थोड़ी लिखवानी है। एग्जाम को क्या करवाना है तुम्हारे से? क्वेश्चन सॉल्व करवाने। क्वेश्चन सॉल्व करवाने तो क्वेश्चन करना पड़ेगा हमें। जितनी ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन करोगे उतना ज्यादा एग्जाम में आपके चांसेस बढ़ते जाएंगे, उतने ज्यादा चांसेस बढ़ते जाएंगे आपके पास एग्जाम में। आए समझ में? किस सारी कंडीशन क्लियर है? चलिए। तो ये भी तो एक बहुत बहुत बड़ा डिफरेंस है। देखो वहां पर तुमने इतने क्वेश्चन करे होंगे, कॉलेज में नहीं करे होंगे ना। रिवाइज करा होगा क्या? इतना नहीं करा होगा, लेकिन यहाँ पर करना पड़ेगा ना आपको सारी चीजें। अगर कंपटीशन में अच्छा सिलेक्शन का सोचना है तो आपको रिवाइज करनी पड़ेंगी चीजें अच्छी तरह से। ये क्लियर होगी पूरी की पूरी कहानी? कोई दिक्कत है इसमें? चलो ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट। नेक्स्ट पॉइंट आपके पास देखो क्या है। अब नेक्स्ट पॉइंट आपके पास में कि भाई रिवाइज करने के लिए क्वेश्चन जरूरी है। क्वेश्चन करेंगे कैसे? कैसे क्वेश्चन करें, कहाँ से करें क्वेश्चन प्रैक्टिस? ये भी तो पॉइंट आता है आपके पास में।
भाई मैंने बोल तो दिया कि क्वेश्चन प्रैक्टिस करने, लेकिन क्वेश्चन को करोगे कैसे, प्रैक्टिस कहाँ से क्वेश्चन को प्रैक्टिस करोगे, ये पॉइंट भी तो आता है आपके पास में, कैसे करेंगे क्वेश्चन को प्रैक्टिस, बताओ। अब क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए आपके पास में कुछ रेफरेंस है जो मैं तुम्हें बताऊंगा कि ये हमें फॉलो करनी है सारी की सारी, और जो कि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है यूकेपीएससी के लिए। अगर आप प्रीवियस 2013 का पेपर उठाकर देखें यूकेपीएससी, तो तुम ऑब्जर्व करोगे बहुत सारे क्वेश्चन, बहुत ही सारे क्वेश्चन इस बुक से एज इट इज एग्जाम में पूछे गए हैं, सेम टू सेम क्वेश्चन पूछे जा रखे हैं, बिल्कुल सेम टू सेम, एक्जैक्टली सेम क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो क्या है रेफरेंस, रेफरेंस रहेगा आपके पास में क्या, एक बुक आती है, तुम्हें आइडिया होगा आपकी, गुप्ता एंड गुप्ता करके बुक आती है इसके बारे में आइडिया। ये स्टेट जितने भी जेई होते हैं आपके ना, जेई एग्जाम जितने भी होते हैं, एसएससी जेई हो गया आपका, यूकेपीएससी जेई हो गया, फिर अदर स्टेट एग्जाम भी तो होते हैं आपके पास में, जितने भी स्टेट एग्जाम्स होते हैं आपके पास में, हर एक एग्जाम के लिए, जेई की बता रहा हूं मैं सिर्फ ना, जूनियर इंजीनियरिंग के जितने भी एग्जाम्स होते हैं आपके पास, उन सब जेई एग्जाम्स के लिए ये एक सबसे स्टैंडर्ड किताब, वन ऑफ द मोस्ट स्टैंडर्ड किताब बताई जाती है, गुप्ता एंड गुप्ता, सबसे स्टैंडर्ड किताब है। और मैं तुम्हें, जब तुम हाइड्रोलॉजी पढ़ोगे, है ना, हाइड्रोलॉजी पढ़ने के बाद जब आप हाइड्रोलॉजी के क्वेश्चन करेंगे कहां से, इस बुक से, और उसके बाद क्वेश्चन का कंपैरिजन करना है एक बार जरा, लास्ट जो पेपर हुआ था आपका यूकेपीएससी का, कंपैरिजन करके तुम क्या ऑब्जर्व करोगे कि लगभग आधे क्वेश्चन लगभग आपके सेम कहां से हैं, इस बुक से हैं, सेम टू सेम क्वेश्चंस हैं, सेम टू सेम क्वेश्चन। इवन बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिन्होंने सिलेक्शन निकाल रखे हैं, और जो खुद लोगों को बताते हैं कि भाई बस खाली गुप्ता एंड गुप्ता पढ़ लो, गुप्ता एंड गुप्ता पढ़ो, आपका यूकेपीएससी जेई में काम हो जाएगा, ऐसे बताते हैं। आया समझ में पूरा का पूरा कंडीशन। तो मैंने बताया क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है, लेकिन क्वेश्चन कहां से प्रैक्टिस करोगे, क्वेश्चन प्रैक्टिस करने के लिए आपके पास एक रेफरेंस आ गई, कौन सी रेफरेंस आ गई, ये रेफरेंस है क्वेश्चन के लिए। ये क्लियर हो गया पॉइंट, कोई दिक्कत है इसमें। तो ये रेफरेंस रहेगी आपके पास में, क्वेश्चन को प्रैक्टिस करना है। और इस बुक के क्वेश्चन अगर तुमने प्रैक्टिस कर लिए, तो इतना मैं तुम्हें श्योर बता दे रहा हूं, तुम्हारा यूकेपीएससी का पेपर रुकेगा नहीं, सारे क्वेश्चन होंगे तुम्हारे सॉल्व। इवन मेरे पास यूकेपीएससी का पेपर है, उसको मैं तुम्हें सेंड करूंगा, और जिस दिन हम ये सब्जेक्ट कवर करेंगे, कंप्लीट करेंगे, उस दिन मैं वो तुम्हें सारे के सारे क्वेश्चन कहां पर सॉल्व करवाऊंगा, क्लास में ही सॉल्व करवा दूंगा। यूकेपीएससी में इस सब्जेक्ट के जितने भी क्वेश्चन आए हैं, आपके पास बहुत सारे क्वेश्चन आ रखे हैं इस सब्जेक्ट से, वो सारे के सारे क्वेश्चन मैं तुम्हें उसी दिन क्लास में सॉल्व करवा दूंगा लास्ट डे पे, कि देखो जो जो थ्योरी आपने पढ़ी और जो जो क्वेश्चन आए प्रीवियस ईयर पेपर्स में, और गुप्ता एंड गुप्ता, सारे के सारे क्वेश्चन आपसे सॉल्व हो गए, ऐसा लेके चलेंगे चीजों को। आए समझ में कंडीशन। और एक बार आपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कर डाले सारे, गुप्ता एंड गुप्ता के क्वेश्चन आपके सॉल्व हो गए, तभी तो आप कंपैरिजन कर पाओगे, जब तुम्हें लगेगा कि देखो हमने जो थ्योरी पढ़ी, उस थ्योरी को पढ़ के हमारे यूकेपीएससी में जो लास्ट में क्वेश्चन आए हुए हैं लास्ट पेपर में, वो सारे क्वेश्चन सॉल्व हो गए। और तुम ये भी ऑब्जर्व करोगे कि वो मोस्टली क्वेश्चन कहां से हैं, सब गुप्ता एंड गुप्ता से क्वेश्चन है। तो तब जाकर कॉन्फिडेंस डेवलप होगा तुम्हारे अंदर कि हाँ हमने जो पढ़ाई करी है वो सही पढ़ाई कर रखी है, सही कंटेंट हमें मिला है, सही स्ट्रेटेजी हम लेके चल रहे हैं एग्जाम के लिए। ये क्लियर हो गया सारा का सारा पॉइंट आपके पास में। तो ये पॉइंट है आपके पास। तो पहला पॉइंट तो आपके पास में क्या, क्वेश्चन कहां से प्रैक्टिस करने थे वो मैंने तुम्हें बताया, ये रेफरेंस रहेगी आपके पास में। इसके क्वेश्चन मैं तुम्हें पीडीएफ फॉर्मेट में भी दिलवा सकता हूं, बाकी मैं तुम्हें सजेस्ट करूंगा कि इस बुक को तुम परचेज ही कर लो। आया समझ में, क्योंकि आपको कल की डेट में बहुत सारे जेई एग्जाम में अपीयर करना पड़ेगा, जूनियर इंजीनियरिंग की बहुत सारी वैकेंसीज निकलती हैं, कल यूकेपीएससी में आ गई, यूके ट्रिपल एससी में आ जाएंगी, और भी बहुत सारे अदर स्टेट एग्जाम निकलते रहते हैं जेई के। तो ये जो बुक है ये हर एक जेई एग्जाम में काम करेगी तुम्हारे लिए, जितने भी जेई एग्जाम है उत्तराखंड के या फिर अदर स्टेट के भी तो होते हैं, यूपी, राजस्थान, हर स्टेट के जितने भी जेई एग्जाम होते हैं, हर स्टेट के लिए आपकी जो बुक है वो क्या करेगी, आपके लिए काम करेगी। स्टैंडर्ड किताब है, रेफरेंस किताब है, इसके क्वेश्चन डायरेक्टली पूछे जाते हैं एग्जाम में। आगे कंडीशन समझ में। एंड लगभग अगर मैं हाइड्रोलॉजी के बताऊं आपको, तो इस बुक में आपको अराउंड 150 क्वेश्चन मिल जाएंगे, किससे, हाइड्रोलॉजी से। 150 क्वेश्चन मिलेंगे आपको यहाँ से, किसके, हाइड्रोलॉजी के 150 क्वेश्चन। क्लियर है सारा पॉइंट। चलो एक तो ये हो गया, ये तो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है, इसीलिए इसके ऊपर इतने सारे स्टार बना रखे हैं। भाई किसी चीज को इंपॉर्टेंस कैसे दिखाएंगे, उसके ऊपर स्टार बना दो, जो चीज इंपॉर्टेंट है उसके ऊपर क्या करो, स्टार बनाओ। तो स्टार इसलिए बनाए गए हैं क्योंकि मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है आपके पास में यूकेपीएससी के लिए। लास्ट डे जब खत्म होगा सब्जेक्ट, मैं तुम्हें यूकेपीएससी जेईई के प्रीवियस ईयर के हाइड्रोलॉजी के सारे क्वेश्चन सॉल्व करवाऊंगा उस दिन, इसके क्वेश्चन सॉल्व करेंगे और कंपैरिजन करेंगे, देखो कितने सेम टू सेम क्वेश्चन थे उधर एज इट इज। आया समझ में पॉइंट पूरा का पूरा। चलिए ठीक है, ये तो पहली रेफरेंस है आपके पास, किसके लिए, क्वेश्चन के लिए। अभी तो एक रेफरेंस बताई, दूसरी रेफरेंस, अब हमें तो ऐसी कोई गारंटी नहीं है
कि सारे क्वेश्चन इसके आए, मैंने ये तो नहीं कहा कि सारे आएंगे, लेकिन बहुत सारे क्वेश्चन आएंगे किससे, इससे। लेकिन एक एक क्वेश्चन इसी बुक का है ऐसी कोई गारंटी नहीं होती। आया समझ में पॉइंट? तो हमें और भी क्वेश्चन प्रैक्टिस करने की रिक्वायरमेंट है। अब और क्वेश्चन कैसे प्रैक्टिस करेंगे, इसका सिंपल सा मैं सॉल्यूशन तुम्हें बता रहा हूँ कि क्लास में जितने भी टॉपिक होंगे आपके पास, हर टॉपिक के बाद मैं तुम्हें क्वेश्चन असाइनमेंट फॉर्म में प्रोवाइड कर पाऊंगा। उन टॉपिक्स के जो टॉपिक्स हैं आपके पास, मान लो मैंने कोई आपका टॉपिक डिस्कस करा रेनफॉल, तो रेनफॉल के आपके जितने भी जेई के अदर जेई जितने भी हुए हैं, उन जेई के जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं रेनफॉल टॉपिक से, वो सारे क्वेश्चन मैं तुमको कैसे प्रोवाइड करवाऊंगा, पीडीएफ के फॉर्म में प्रोवाइड करवा दूंगा। क्योंकि पेपर में कोई ऐसा नहीं होता कि कोई नया क्वेश्चन फ्रेम करता है। एक्चुअली बनता कैसे है पेपर, 5 क्वेश्चन इधर से उठाए इस बुक से, 5 क्वेश्चन उस जेई के उठा लिए, 5 क्वेश्चन उस जेई के उठा लिए, 10 क्वेश्चन उधर से उठा लिए और उठाकर पेपर में डाल दिए, पेपर तैयार हो गया आपका। ऐसे बनते हैं पेपर। आया समझ में पॉइंट? तो एक तो ये तो करना ही है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। दूसरा पॉइंट, मैं तुम्हें हर टॉपिक के क्वेश्चन किस फॉर्म में प्रोवाइड करवाऊंगा, पीडीएफ फॉर्म में प्रोवाइड करवाऊंगा, पीडीएफ फॉर्म में प्रोवाइड करवाऊंगा हर टॉपिक के क्वेश्चन आपको मैं। आया समझ में पॉइंट? उन क्वेश्चन को तुम सॉल्व करोगे, तुम्हारा एक तरह से कंप्लीट कवरेज हो जाएगा। एंड अराउंड 100 क्वेश्चन आपके पास होंगे, कहां से, जो मैं प्रोवाइड करूंगा तुम्हें। कितने क्वेश्चन हो जाएंगे लगभग आपके पास, 100 क्वेश्चन के आसपास होंगे, जो मैं तुम्हें प्रोवाइड करवाऊंगा पीडीएफ के फॉर्म में हाइड्रोलॉजी से। तो लगभग 150 ये एंड प्लस 100 ये। आया समझ में पॉइंट? 100 ये हो गए। एंड लगभग 15 से 20 क्वेश्चन आप क्लास के नोट्स में सॉल्व करोगे। जो क्लास नोट्स होंगे, जो बनवाए जाएंगे नोट्स, आपको 15 से 20 क्वेश्चन किसमें होंगे, आपके नोट्स में होंगे। तो कितना हो गया आपके पास में, लगभग 20 मान लो इनको, 150, 250 एंड लगभग 270। ऑन एन एवरेज कितना मान सकते हैं हम, चलो 300 से लेके 250 से लेके लगभग 300 के बीच में क्वेश्चंस आपके पास में आ गए। आए समझ में कंडीशन? तो ये सिचुएशन है आपके पास। लगभग कितने क्वेश्चन हो जा रहे हैं आपके पास, 250 से लेके लगभग 300 क्वेश्चन तक का मैटर आपके पास में कवर हो जा रहा है। एंड इतने क्वेश्चन अगर तुमने किसी सब्जेक्ट के सॉल्व कर लिए, तो ये मोर देन सफिशिएंट होता है, मोर देन सफिशिएंट है। इतना रिवाइज करने के लिए, एग्जाम के लिए सफिशिएंट है आपके पास में 300 क्वेश्चन सॉल्व करना। 300 क्वेश्चन बहुत होते हैं। आए समझ में पॉइंट? और जिस दिन ये तुम क्वेश्चन सॉल्व करोगे सारे के सारे, तुम्हारे अंदर एक अलग से कॉन्फिडेंस डेवलप होगा कि देखो जो मैंने पढ़ा, उसको पढ़ने के बाद मेरे गुप्ता एंड गुप्ता के यूकेपीएससी जेई प्रीवियस ईयर्स के जो क्वेश्चंस हैं वो, और एक्स्ट्रा जो मुझे अदर जेई एग्जाम में क्वेश्चन दिखाई दिए, वो सारे क्वेश्चन मेरे से सॉल्व होते हैं। उस दिन कॉन्फिडेंस डेवलप करेगा हमारे अंदर कि हाँ अब मैं एग्जाम निकालने का सोच सकता हूँ। खाली थ्योरी पढ़ना सॉल्यूशन नहीं है। रिक्वायरमेंट क्या है एग्जाम की? एग्जाम की रिक्वायरमेंट है क्वेश्चन प्रैक्टिस करना। क्वेश्चन मैटर मैंने तुम्हें बहुत बता दिया, और क्वेश्चन ही तरीका है कॉन्सेप्ट्स को रिवाइज करने का। क्वेश्चन प्रैक्टिस करना ही एक अकेला अच्छा तरीका होता है किसको करने का, रिवीजन करने का, अगर कॉन्सेप्ट आपको रिवाइज करने हैं तो। थ्योरी बार बार पढ़ना, लिख लिख के याद करना तरीका नहीं होता। तरीका क्या होता है आपके पास में कि क्वेश्चन कॉन्सेप्ट्स को क्या करो, अप्लाई करो, क्वेश्चन के फॉर्म में अप्लाई करो। अप्लाई करोगे, एक क्वेश्चन के साथ 10 कॉन्सेप्ट याद हो जाते हैं आपके खुद से खुद। आगे समझ में, यहाँ तक के सारे पॉइंट क्लियर हैं? तो पहला पॉइंट तो कि जो कॉलेजेस में तरीका था वो तरीका यहाँ पर फॉलो नहीं करना है। दूसरा पॉइंट क्या है आपके पास में? दूसरा पॉइंट आपके पास में आया कि भाई जो स्ट्रेटेजी वहां थी वो यहाँ पर नहीं करनी है। रिवीजन सबसे इंपॉर्टेंट रहेगा। रिवीजन करने का क्या तरीका रहेगा वो मैंने तुम्हें सारा बता दिया। गुप्ता एंड गुप्ता यूकेपीएससी में बहुत डायरेक्टली क्वेश्चन इससे आते हैं, तो ये सबसे इंपॉर्टेंट बुक है, इसको जरूर फॉलो करना है हमें। पुराने लोग जो भी सेलेक्ट हुए हैं वो सब बताते हैं, इसको सजेस्ट करते हैं। हमने बहुत सारे पेपर देखे हैं प्रीवियस ईयर जेई के, जितने भी अदर जेई होते हैं आपके, बहुत सारे क्वेश्चन इससे डायरेक्टली मिलते हैं, तो इसको सॉल्व करना है जरूर। क्लास में अदर जेई, जो अदर स्टेट जेई के होते हैं, उनके क्वेश्चन मैं तुमको प्रोवाइड करवा दूंगा। तो लगभग 200-250 क्वेश्चन, 300 क्वेश्चन आपके पास हो जाएंगे किसके, इस हाइड्रोलॉजी सब्जेक्ट के। और ये यूकेपीएससी जेई में एक वन ऑफ द हाईएस्ट इंपॉर्टेंस रखने वाला सब्जेक्ट है। काफी क्वेश्चन इसके आते हैं आपके पास में, अगर आप ऑब्जर्व करोगे 15 से 20 क्वेश्चन आपको दिख जाएंगे किससे, हाइड्रोलॉजी से। तो 15-20 क्वेश्चन बहुत होते हैं आपके पास में। आया समझ में कंडीशन? वाटर का पार्ट है, वाटर तो तुम्हें पता है कि कितना इंपॉर्टेंट है यूकेपीएससी जेई के लिए। इरिगेशन हो गया, हाइड्रोलॉजी हो गया, आपके पास में सॉइल हो गई, आपके पास में फ्लूइड मैकेनिक्स है, सब वाटर का पार्ट है, बहुत हाई वेटेज के साथ पूछा जाता है। आया समझ में कंडीशन? चलिए ठीक है, यहाँ तक कहानी सारी क्लियर है। नेक्स्ट पॉइंट अब आपके पास में क्या आता है? नेक्स्ट पॉइंट विल बी व्हाट की क्वेश्चन तो प्रैक्टिस करने हैं, वो बता दिया तरीका ना, लेकिन एक ये भी तो आती है दिक्कत, अगर हम क्वेश्चन उठाकर बैठेंगे घर पे तो कुछ अटकते भी तो है कहीं पर, डाउट भी तो आते हैं बहुत सारे आपको कि भाई कोई क्वेश्चन करा, कुछ उसमें थोड़ा सा कॉन्सेप्ट उन्होंने अच्छा पूछा हुआ था, वो नहीं हो पा रहा हमारे से, तो डाउट भी आते हैं बहुत सारे। अब जब डाउट आएंगे तो डाउट को सॉल्व भी करना पड़ेगा। अब डाउट आएंगे तो उनको डाउट को क्लियर कैसे करें, ये पॉइंट आ रहा है नेक्स्ट आपके पास है।
जो भी डाउट आपके पास में आ रहा है, जो भी दिक्कत आपके पास में आ रही है, उस डाउट को दूर कैसे करें, उसको सॉल्व कैसे करें, ये पॉइंट है आपके पास में। क्लियर हुआ है पूरा पॉइंट? डाउट को सॉल्व करने की, अपने डाउट को दूर करने के आपके पास बहुत सारे तरीके हैं। जो सा तरीका तुम्हें ठीक लगेगा वो तरीका तुम्हें यूज करना है उठाकर। कैसे कैसे तरीके हो सकते हैं? पहला पॉइंट, जैसे तुम घर पर पढ़ाई कर रहे हो, घर पर पढ़ाई करते करते क्वेश्चन अटक गया, दिक्कत आ गई, उस क्वेश्चन को मार्क कर लो। क्वेश्चन को मार्क करो, नेक्स्ट डे जब क्लास में करने आओगे, क्लास करने आओगे, क्लास के बाद में पूछो उसको। आया समझ में पॉइंट? कि भाई मैं घर पे क्वेश्चन कर रहा था, क्वेश्चन करते करते मुझे दिक्कत आ गई, इसका क्या करूं मैं, तो वो क्वेश्चन दिखाओ और उसको सॉल्व करवाओ। आया समझ में? पहला तरीका मार्क कर लो, नेक्स्ट डे क्वेश्चन लेकर आ जाओ, उसको क्लास में पूछ लो। क्लियर हो गई ये पॉइंट? चलिए ठीक है। दूसरा पॉइंट, अब कई बार होता है कि हमारे अंदर क्यूरियोसिटी, उत्सुकता बहुत ज्यादा होती है कि नहीं हम वेट ही नहीं कर सकते कल तक का, अब क्या करूं फिर मैं, ये तो बहुत दिक्कत की बात है। इसका क्या तरीका है आपके पास? जो टीचर्स होते हैं वो अपना नंबर आपको प्रोवाइड कर देते हैं, व्हाट्सएप नंबर दे देते हैं, टेलीग्राम नंबर दे देते हैं, आप उसका फोटो खींचो, उनको व्हाट्सएप पे फॉरवर्ड कर दो कि सर ये क्वेश्चन है, इसको बता दो कैसे करना है। वो तुम्हें सॉल्व करा देंगे, उसको वहां पे बता देंगे, हिंट दे देंगे कि भाई ऐसे करो इसमें। ये दूसरा तरीका आ गया आपके पास में। तभी क्वेश्चन में दिक्कत आ रही है, क्लास के बाद में भी नहीं पूछना है, अलग से टाइम ले लो कि मेरे कुछ कुछ क्वेश्चंस हैं, मेरे पास 3 4 5 10 क्वेश्चन हैं, उनके लिए मुझे अलग से टाइम चाहिए उनको सॉल्व करने के लिए, तो अलग से टाइम लो, आधे घंटे का, 15 मिनट का, 20 मिनट का, और उनको अलग से आके कभी पूछ लो। ये एक तरीका आ गया आपके पास में। आया समझ में पॉइंट? कभी बहुत ज्यादा इमरजेंसी आ जाए, कॉल कर लो फैकल्टी को, लेकिन कॉल करेंगे एक सही टाइम पर, ऐसा नहीं कि रात को तुम 1 बजे कॉल कर रहे हो। आया समझ में पॉइंट? हाँ बिल्कुल, एक सही टाइम पे, जब भी आपको लगे कि भाई क्या है, कॉल कर लो, कॉल करके पूछ लो कि भाई ये प्रॉब्लम थी, इसको बताओ कैसे करना है। आगे समझ में आता है के सारे पॉइंट्स? कोई दिक्कत है इनमें? कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ये मैंने इतने सारे तरीके बता दिए तुम्हें डाउट्स को दूर करने के। तुम क्लास में पूछो, तुम क्लास के बाद में पूछो, तुम घर पे मैसेज करो, टेलीग्राम पे, व्हाट्सएप पे, तुम कॉल कर लो, कॉल कर लो, कभी एक्स्ट्रा टाइम लेना है एक्स्ट्रा टाइम ले लो। तो 5 6 तरीके बता दिए, जो सा भी तरीका तुम्हें ठीक लगता है वो तुम अडॉप्ट करो, उस तरीके को यूज करो, जिसमें भी तुम्हें कन्वीनियंस दिखाई दे, जिसमें भी तुम्हें आसानी दिखाई दे, उस तरीके को तुम यूज कर लो ना। क्या दिक्कत है इसमें बताओ? आगे कहानी समझ में? तो यहाँ तक के सारे पॉइंट क्लियर है? सो डाउट का मैंने तुम्हें बताया, डाउट्स का कैसे करना है, रिवीजन का कहाँ से करना है, क्वेश्चन तरीका होता है रिवीजन करने का, उसके लिए आपको एक तरीका बता दिया, कहाँ से करेंगे ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और जिस दिन तुम्हारी क्लास खत्म होगी उस दिन तुम ऑब्जर्व करोगे इसका कोई क्वेश्चन तुम्हारे से रुक नहीं रहा है। यूपीपीएससी प्रीवियस ईयर जेईई के सारे क्वेश्चन तुम्हारे से हो गए हाइड्रोलॉजी सब्जेक्ट के। आया समझ में पॉइंट? अदर जो मैं क्वेश्चन तुम्हें दूंगा जेईई के जो पूछे गए हैं वो सारे क्वेश्चन तुमने सॉल्व कर डाले, इतने लेवल तुम्हारे बन जाएंगे टॉपिक के खत्म होते होते तक। आगे सारी कंडीशन समझ में? ये सिस्टम रहेगा आपके पास में। रिवीजन करना है बार बार, रिवीजन ही एक ऐसा पॉइंट है जो कि क्या करेगा, लोगों को सेपरेट करेगा कि उनका सिलेक्शन होता है या फिर नहीं होता है। रिवीजन कैसे करते हैं? क्वेश्चन को प्रैक्टिस करके रिवीजन किया जाता है। ये क्लियर है सारे के सारे पॉइंट्स? ठीक है, बार बार पढ़ना पड़ेगा, पढ़ने का तरीका है क्वेश्चन करना उसके सिर्फ। अगर ये सोचेंगे कि पेपर से एक रात पहले पढ़ लेंगे, सिलेक्शन निकाल देंगे, तो वो तरीका वहां पर वैलिड था सिर्फ कॉलेजेस में। वहां पर लेवल आसान होता था, चीजें डेप्थ में नहीं थी आपके पास, आपको एक सेमेस्टर में से 4 5 ही सब्जेक्ट क्या करने होते थे, कवर करने होते थे। यहाँ पर तुम्हें 100 नंबर में सारा का सारा पेपर चलाना है, पूरा जितना भी सिविल इंजीनियरिंग है वो सारी सिविल इंजीनियरिंग अप्लाई करनी है आपको। कितने नंबर्स में? 100 नंबर में। साथ साथ डेप्थ भी बहुत ज्यादा रहती है, डेप्थ भी तो ज्यादा रहती है ना आपके पास में। आगे सारे के सारे पॉइंट समझ में? तो ये सिस्टम है आपके पास में। यहाँ तक सारी कहानी क्लियर हो गई। अब बात आती है नेक्स्ट की नोट्स कैसे बनाएंगे। नोट्स भी तो बनाने ना, और नोट्स बनाने का सारा पॉइंट वो तुम क्लास में नोट करोगे। जितने भी सारे के सारे नोट्स होते हैं आपके पास, कंप्लीट प्रॉपर नोट्स आपको बनवाए जाते हैं कहाँ पे? क्लास में। टॉपिक समझाई जाएगी, थ्योरी, हर पॉइंट को लिखवाया जाएगा किसमें? क्लास में ही लिखवाया जाएगा। एवरी पॉइंट जो भी बताया जाएगा उस पॉइंट को डिस्कस करेंगे हम कहाँ पे? क्लास के अंदर ही डिस्कस कर देंगे। क्लियर हो गया सारा का सारा मैटर? कोई दिक्कत है इसमें? तो नोट्स का भी तरीका आ गया आपके पास में। नोट्स कैसे करने हैं, क्वेश्चन कहाँ से करने हैं, रिवीजन कैसे करना है, क्या नहीं करना है, वो जो कॉलेजेस में किया वो नहीं करना है, क्या करना है वो बता दिया, वो सारी चीजें आ गई। एंड एक बार की मेहनत है, पेपर का लेवल रहता है बहुत आसान। अगर किसी स्टूडेंट ने थोड़ा सा सिंसियरिटी के साथ मेहनत कर ली 2 महीने 4 महीने की, तो आराम से निकल जाएगा सिलेक्शन बहुत आराम से। बस जो जो चीजें बताई जा रही है उनको फॉलो करते चलो आराम से, उनको फॉलो करते चलो। ये जो रेफरेंस रहेंगी क्वेश्चन की, ये इतने क्वेश्चन मैं तुमको कराऊंगा यहाँ पर कि तुम्हें इससे अलावा कोई दूसरी रिक्वायरमेंट नहीं पड़ेगी हाइड्रोलॉजी में उठाने की। बट हमारा क्या होता है कि कई बार हम तैयारी करते करते इतना ज्यादा फीलिंग में आ जाते हैं ना, हमारा मन ये करता है कि मैं वो बुक भी उठा लूं, वो बुक भी खरीद लूं, ये बुक भी खरीद लूं, इसकी थ्योरी की बुक भी ले लूं और उनको पढूं। वो नहीं करना है, फीलिंग में नहीं आना बिल्कुल भी। आया समझ में पॉइंट?
जो इंसान बता रहा है सामने वाला, उसके ऊपर भरोसा रखो। वो एक्सपीरियंस के साथ बता रहा है, चीजें जो देखते आ रहे हैं। ये स्टूडेंट गलती करते हैं। हमारी गलती क्या है कि हम एक चीज को एक बार पढ़ते हैं बस। और एग्जाम की रिक्वायरमेंट एक चीज को एक बार पढ़ना नहीं है। एग्जाम की रिक्वायरमेंट है एक चीज को ही बार बार पढ़ना। जो सेम तुम्हें नोट्स पढ़ाए गए, जो तुम्हें क्वेश्चन करवाए गए, उन्हीं को बार 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 सॉल्व करो। ये रिक्वायरमेंट है एग्जाम की। एग्जाम की रिक्वायरमेंट ये नहीं है कि आप 10 बुक खरीद के एक एक बार उनकी रीडिंग मारो। तो क्वेश्चन, इतने क्वेश्चन हो जाएंगे आपके इन्हीं टॉपिक्स में कि इससे ज्यादा की आपको कोई रिक्वायरमेंट ही नहीं पड़ेगी। आगे समझ में मैटर। तो बहुत सारे लोग आपको बोलेंगे कि ये बुक भी खरीद लो, वो भी खरीद लो, वो भी खरीद लो। नहीं करना है बिल्कुल भी। जितनी चीजें बताई जा रही है आप सिर्फ उनको फॉलो करो। उनको फॉलो करो, लेकिन उनको ऐसे फॉलो कर लो कि जो क्वेश्चन तुम्हें करवाए गए, जो नोट्स आपको बनवाए गए, वो एक एक चीज तुम्हारे दिमाग में क्या हो जाए, सेट हो जाए पूरी तरह से। तुम्हारे नींद में भी पूछा जा रहा है तुम्हारे से, तुम आंसर बता सको, ऐसा लेवल हो जाना चाहिए तुम्हारा उन चीजों का। और इतना लेवल अगर तुमने बना लिया तो क्वेश्चन रुकेंगे नहीं तुम्हारे। थोड़ा सा भरोसा रखने की जरूरत है बस। बच्चे होंगे तुम्हारे आसपास, बोलेंगे ये भी कर लो, वो भी कर लो, ये भी खरीद लो, वो भी खरीद लो, इसको भी कर लेते हैं, उसको भी कर लेते हैं। नहीं करना, बिल्कुल भी नहीं करना है। एग्जाम के हिसाब से चलना है ना हमें। एग्जाम की रिक्वायरमेंट पता है हमें क्या है, उसी लेवल से आपको पढ़ाया जाएगा। आगे सारी कंडीशन समझ में। तो ये तो आपके पास कुछ बेसिक पॉइंट्स थे, कैसे लेके चलना है चीजों को, क्या क्या करना है, क्या है डाउट्स कैसे करने हैं, वो डाउट्स की कहानी आ गई। नोट्स कैसे हैं वो सारे प्रॉपर क्लास में बनवाए जाएंगे। यूकेपीएससी प्रीवियस ईयर के पेपर मैं तुमको सेंड कर दूंगा, 13 वाला जो है, मेरे से ग्रुप पे मैसेज करना, मैं दे दूंगा उसको वहां पे। अदर जेई के जो पेपर्स हुए हैं उनके क्वेश्चन हाइड्रोलॉजी के मैं तुमको प्रोवाइड करवा दूंगा। क्लियर हो गई सारी की सारी कहानी, कोई दिक्कत है इसमें? अच्छा, किसी को हिंदी या इंग्लिश का कोई है इशू? कोई इशू नहीं है, सबका हो जाएगा मैनेज, बताओ। हाँ, लेकिन अगर जैसे पढ़ाएंगे तो सारा हिंदी में ही, जैसे अभी बोल के बताया ना, सारी चीजें ऐसे ही चलेंगी। हर टॉपिक को कैसे समझाया जाएगा? हिंदी में समझाया जाएगा प्रॉपर। लेकिन लिखवाने का कैसे होता है? इंग्लिश में होता है। लेकिन अगर तुम्हें उसमें किसी में कोई दिक्कत दिखती है किसी भी टेक्निकल चीज में, तो उसको आप पूछ सकते हैं आराम से। बाकी सारी चीज कैसे समझाई जाती है, जैसे अभी समझाई इसी तरह से समझाई जाएंगी हर चीज। आया समझ में? तो ऐसी कोई दिक्कत नहीं भाई, कभी ना कभी हमको चेंज करना पड़ता है थोड़ा सा, क्योंकि इंग्लिश भी तो आ रही है एग्जाम में आपके। जो एग्जाम है आपका यूकेपीएससी में, उसमें इंग्लिश भी तो है ना। अब वहां पर भी क्या कहेंगे कि नहीं मैं इंग्लिश को भी हिंदी में ही लिखूंगा, ऐसे नहीं कहेंगे ना। वहां पर तो इंग्लिश को किस में लिखना पड़ेगा? इंग्लिश में ही लिखना पड़ेगा ना। थोड़ा बहुत तो धीरे धीरे हैबिट डालोगे। और साथ साथ इंटरव्यू भी तो होते हैं। इंटरव्यू भी होते हैं ना, बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो बहुत टेक्निकली अच्छे होते हैं लेकिन बोल ही नहीं पाते। लेकिन बोल ही नहीं पाते ना सामने। देखो, एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है हमारी क्लास का कि सबसे पहली बात यह है कि तुम्हें बोलनी पड़ेगी सारी की सारी चीजें। मेरा ऐसा सिस्टम नहीं है कि मैं 2 घंटे आके यहाँ पे आपको कहानी सुनाकर चला जाऊं। हर चीज में इंटरेक्शन किसे करना पड़ेगा? तुम्हें करना पड़ेगा खुद से। मैं हर चीज तुमसे पूछूंगा कि भाई कैसे हो रहा है, सोचना तुम्हें पड़ेगा खुद से। गलत सोचो सही सोचो उससे कोई मतलब नहीं है, लेकिन सोचना तुम्हें पड़ेगा। गलत सोचोगे तो उसको हम सही कर लेंगे, गलत सोचोगे तो उसको हम सही कर लेंगे, लेकिन सोचना तुम्हें पड़ेगा। कोई चीज पूछी जाएगी भाई ये हो रहा है, क्या मतलब होता है इसका, तुम बताओगी हाँ ये मतलब होता है इसका। गलत सोचोगे उसको सही कर लेंगे, लेकिन बोलना तुम्हें पड़ेगा खुद से। ऐसा नहीं होगा कि 2 घंटे आके कहानी सुनाकर मैं चला जाऊंगा, वो नहीं सिस्टम है। क्योंकि बोलना आना तुम्हारे लिए बहुत जरूरी है। यूकेपीएससी जेई में इंटरव्यू भी तो है। और इंटरव्यू में क्या चेक करेंगे वो लोग? आपके बोलने का तरीका तो चेक करेंगे ना, बोलना। वो आपसे पूछेंगे कि बताइए ये क्वेश्चन कैसे, क्या क्या हो सकता है इसमें। अब उसका तुम्हें बताना पड़ेगा अपनी थॉट प्रोसेस को कि ऐसे ऐसे है ये चीज। और वही तो चीज है इंटरव्यू के लिए जरूरी। तो यानी कि टेक्निकली तो हो ही रहा है यहाँ पे, साथ साथ इंटरव्यू में जो कल जरूरी है आपके लिए, हमारे से बोलना आना चाहिए, अपनी चीज को रखना आना चाहिए सामने वाले के सामने, तो वो चीज भी आपको करनी पड़ेगी। तो ये पॉइंट है कि बोलना पड़ेगा तुम्हें, इंटरेक्शन करना पड़ेगा प्रॉपर। गलत सोचोगे गलत बोलोगे उसकी कोई दिक्कत नहीं है, वो तो सही कर लेंगे ना हम खुद से। आगे समझ में पॉइंट? कोई दिक्कत है इसमें? ये पॉइंट है आपके पास में। क्लियर होगी ये पूरी कहानी? तो हर टॉपिक में पूछा जाएगा आप इसे कि भाई बताइए रेनफॉल क्या होता है, तो तुम बताओगे कि हाँ ये होता है रेनफॉल। अब वो गलत बता रहे हो उससे फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन बोलना तुम्हें पड़ेगा पहले। साइलेंट नहीं बैठने का बिल्कुल भी, क्योंकि वो थोड़ा सा मुझे मजा नहीं आता उस क्लास में ना, कि बिल्कुल ऐसे चुपचाप बैठे हुए हैं, ढीले ढाले पड़े हुए हैं। क्लास में क्या दिखना चाहिए सामने? एनर्जी दिखनी चाहिए, एंथुसियाज्म दिखना चाहिए, जोश दिखना चाहिए सामने ना, उसमें मजा आता है क्लास में। जितनी ज्यादा क्लास इंटरेक्टिव होती है, जितनी ज्यादा क्लास इंटरेक्टिव होती है, जितना ज्यादा स्टूडेंट्स बात करते हैं, बोलते हैं, पूछते हैं चीजें, उतना मजा आता है क्लास में। उतना ज्यादा सीखने को भी मिलता है। आया समझ में? उतना ज्यादा तुम्हें भी सीखने को मिलेगा, मुझे भी सिखाने को मिलेगा। उतना ज्यादा क्लास एंटरटेनिंग भी बनती है। अदरवाइज तुम खुद सोचो ऐसे चुपचाप मैं 2 घंटे आगे यहाँ पे कहानी सुनाकर चला जाऊंगा, तुम ऐसे चुपचाप पड़े हुए हो तुम, उसमें कोई मजा नहीं आएगा ना। बोरिंग सा हो जाता है सब कुछ ना, तो बोलना पड़ेगा तुम्हें। ठीक।
गलत बोलो, इंटरव्यू में काम आएगी वो चीज तुम्हारी। और थोड़ा बहुत इंग्लिश का मैनेज करना पड़ेगा। मैनेज कैसे? क्योंकि इंग्लिश भी तो आ रही है एग्जाम में। समझाएंगे सारी चीजें हिंदी में, जैसे अभी तक बोला सारी चीज ऐसे समझाई जाती है, लेकिन लिखवाया कैसे जाता है? वैसे लिखवाया जाता है। उसमें कोई भी सेंटेंस में कोई भी चीज में दिक्कत आ रही है, बिल्कुल फ्रीली पूछो, एकदम फ्रीली पूछो, कोई हेजिटेशन की बात नहीं है। किसी को इंप्रेस करना है यहाँ पर कि भाई अगर मैंने पूछ लिया तो मेरी बेइज्जती हो जाएगी, यहाँ पर किसे इंप्रेस करोगे? लड़की तो बैठे हैं सब, बताओ। आया समझ में पॉइंट? कोई दिक्कत नहीं है ना इसमें? तो ये सारे के सारे सिस्टम रहते हैं, तो बोलना पड़ेगा, इंटरेक्शन करना पड़ेगा, पूरा ये तरीका रहता है आपके पास में। तो ये अभी तक के थे कुछ बेसिक पॉइंट्स है आपके पास। बस 4-5 महीने की मेहनत है, सही से एक बार मेहनत कर ली, लग के सिलेक्शन हो जाएगा, आराम से सिलेक्शन हो जाएगा, पूरी लाइफ एक तरह से स्टेबल हो जाएगी। तो और एक और पॉइंट, बहुत सारे लोगों के दिमाग में ये भी तो रहती है चीजें कि भाई मैंने तो अपनी जिंदगी में आज तक कभी कॉलेज में ये तक नहीं पता कि कौन कौन से सब्जेक्ट थे सिविल इंजीनियरिंग में। पता ही नहीं है कुछ भी, क्या हुआ क्या नहीं हुआ, बस ऐसे पास हो गए, सब्जेक्ट्स तक के नाम नहीं पता है। कुछ करा है कुछ नहीं करा कॉलेज में, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा 1% का भी। 1% भी फर्क नहीं पड़ेगा तुमने अगर कॉलेज में कुछ नहीं पढ़ा तो। क्यों नहीं पड़ेगा फर्क? हमारे पास में दो ऑप्शन है, या तो हम ये मान के चल लें कि तुम्हें कुछ आता है, या फिर एक ये मान के चलें कि तुम्हें कुछ नहीं आता है। कौन सा ऑप्शन ठीक रहेगा? ये मान के चलना कि हमें कुछ भी नहीं आता है, बस यही मान के चलेंगे कि जो सामने वाले इंसान का अज्यूम कर लिया हमने, ये मान लिया कि तुम्हें कुछ नहीं आता, बिल्कुल जीरो लेवल है, एकदम जीरो है, बिल्कुल जीरो से शुरू करेंगे एकदम चीजों को। क्योंकि अगर ये मान के चलेंगे कि तुम्हें कुछ आता है, तो तुम्हें कुछ आता होगा जो तुम्हें नहीं आता होगा, या तुम्हें कुछ आता होगा जो तुम्हें नहीं आता होगा, उसमें तो दिक्कत हो जाएगी ना। तो हमने क्या मान लिया कि सभी जितने भी बैठे हुए हैं सामने, उनको कुछ भी नहीं आता, बिल्कुल सबका लेवल कैसा है? जीरो है। और जिस दिन तुम्हारे सब्जेक्ट खत्म होंगे, उस दिन तुम जीरो लेवल से उठकर यहाँ तक पहुंच जाओगे अपने आप। उस दिन तुम खुद में सोचना कि अब से 5 महीने पहले हमारा थॉट प्रोसेस कैसा था, हम क्या सोचा करते थे सब्जेक्ट के बारे में, और आज के समय पे हमारा थॉट प्रोसेस कैसा बन चुका, कैसा सब्जेक्ट है एक्चुअली। खुद में देखना तुम कितना डेवलपमेंट हो जाएगा तुम्हारे अंदर, सोचने का तरीका कितना बदल जाएगा तुम्हारा। क्या आता है क्या नहीं आता उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बिल्कुल जीरो से मान के चलेंगे एकदम चीजों को एकदम। लेकिन जो चीजें बताई जा रही हैं क्लास में, उनको सही से सुनना है, बस सही से रिवाइज करना है, सही से क्वेश्चन प्रैक्टिस करने हैं। पुरानी कोई चीज से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि वो हर किसी की कंडीशन सेम ही तो होती है। किसने करा होता है? किसी ने नहीं करा होता कॉलेजेस में, सबकी कंडीशन सेम ही है। हर किसी ने वही एक रात पहले पढ़ के पेपर से एग्जाम निकाले होते हैं, बस सबकी कंडीशन ऐसी रहती है सेम। तुम्हें क्या लग रहा है कि जो पढ़ाने आ रखे हैं उन्होंने बहुत जिंदगी भर पढ़ाई करी होगी बचपन से? ऐसा नहीं है, सबने वही कर रखा है, लेकिन कभी ना कभी अपने टाइम पर आकर हर किसी ने मेहनत जरूर करी है। तो जो पढ़ा रहे हैं उन्होंने मेहनत करी एक टाइम पे, लेकिन उन्होंने जब मेहनत करी उनकी मेहनत हो चुकी है ऑलरेडी। अब उन्हें मेहनत नहीं करनी पड़ती। तुम्हें तुम्हारा टाइम अब आया मेहनत करने का। एक बार मेहनत करो 4-5 महीने, पुरानी सारी चीजें धुल जाएंगी अपने आप। तो हर किसी ने एक ना एक बार अपनी जिंदगी में मेहनत करी है। जो पढ़ा रहे हैं उन्होंने मेहनत कर ली ऑलरेडी, तो आसान हो गई चीज। अब तुम्हें अब मेहनत करनी पड़ेगी, एक ना एक बार तो लाइफ में मेहनत करनी पड़ती है ना, या जिंदगी भर पूरी मेहनत करके बिना निकल जाएगी। तो अगर कुछ अच्छा करना है तो मेहनत करनी पड़ेगी एक ना एक बार। अगर अच्छा करना है तो ऐसा भी नहीं कह रहे कि मेहनत करनी पड़ेगी, कुछ अच्छा अगर नहीं करना तुम्हें तो मत करो मेहनत, क्या फर्क पड़ रहा है किसी को, बताओ। आगे समझ में आता के सारे पॉइंट्स? तो अगर अच्छा करना है लाइफ में कुछ, तो क्या करना पड़ेगा हमें? एक ना एक बार मेहनत करनी ही पड़ती है, एक बार तो मेहनत करनी पड़ती है। यहाँ तक के सारे पॉइंट क्लियर है? कोई दिक्कत है इनमें? सो ये अभी तक के सारे बेसिक पॉइंट थे, एक बार करो अच्छे से, बिल्कुल जीरो मान के चलेंगे सामने। जो क्लास में चीजें बताई गई उनको प्रॉपर तरह से फॉलो करते हुए चलना है, बस काम हो जाएगा आपका आराम से। आगे समझ में कंडीशन सारी की सारी? तो जितने भी बेसिक पॉइंट हो सकते थे वो ऑलमोस्ट मैंने सारे आपसे डिस्कस कर दिए। अब हाइड्रोलॉजी जो है एक ऐसा सब्जेक्ट है, वाटर का सब्जेक्ट है, क्वेश्चन बहुत आएंगे यूकेपीएससी में, बहुत क्वेश्चन आएंगे, छोटा सब्जेक्ट है। दूसरा पॉइंट क्या है आपके पास में कि छोटा सब्जेक्ट है, आराम से निकल जाता है। क्लियर हो गई यहाँ तक की सारी कहानी? तो इसको आगे कंटिन्यू करना शुरू करते हैं। करिए शुरू। चलिए ठीक है। तो ये पॉइंट से आपके पास में नाम लिखो जरा, सब्जेक्ट का क्या नाम होता है ना, देखो नेम, क्या नाम है सब्जेक्ट का? इंजीनियरिंग हाइड्रोलॉजी लिखो, इंजीनियरिंग हाइड्रोलॉजी। क्या सब्जेक्ट है आपके पास में? इंजीनियरिंग हाइड्रोलॉजी है। इंजीनियरिंग हाइड्रोलॉजी इज द नेम ऑफ द सब्जेक्ट। जैसे सबसे पहले तो हम ये देख रहे हैं कि भाई इसका है क्या मतलब, एक्चुअली हाइड्रोलॉजी का क्या मतलब होता है आपके पास में, इसका मतलब समझना है हमने ना। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ हाइड्रोलॉजी? क्या मतलब होता है हाइड्रोलॉजी का, बताओ। हाँ, हाइड्रोलॉजी, हाइड्रो हाइड्रो कहीं पर भी वर्ड आएगा ना आगे वाटर होता है इसका मतलब। हाइड्रो आगे कहीं पर भी वर्ड आएगा इसका क्या मतलब है?
वाटर इसका मतलब होता है, लोजी का मतलब होगा स्टडी, एक तरह से आपके पास स्टडी। सो हाइड्रोलॉजी नाम को इसको ब्रेक करो ना, हाइड्रोलॉजी, हाइड्रो प्लस लॉजी मतलब स्टडी ऑफ द वाटर, स्टडी ऑफ द वाटर, पानी की स्टडी करना। क्या चीज है? पानी की स्टडी करना मतलब होता है हाइड्रोलॉजी का। आपके पास में आ गया समझ में पॉइंट? क्लियर है? कोई दिक्कत है इसमें? चलो, हाइड्रोलॉजी का मतलब होता है कि पानी की स्टडी करना। इसको क्या बोलते हैं? हाइड्रोलॉजी कहते हैं टू स्टडी द वाटर। चलिए, अब पानी की स्टडी करनी है हमें। पानी की स्टडी तो बहुत सारे सब्जेक्ट में करी जाती है। अगर आप फ्लूइड मैकेनिक्स में जाएंगे वहां पर भी पानी की स्टडी करते हो आप, है ना? इरिगेशन में जाओगे वहां पर भी तो पानी की स्टडी होती है। अगर आप इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग आपका सब्जेक्ट होता है, वाटर सप्लाई इंजीनियरिंग, वहां पर भी तो पानी की स्टडी होती है आपके पास में, वहां पर भी पानी की स्टडी होती है, यहाँ पर भी पानी की स्टडी हो रही है। तो ऐसा क्या डिफरेंस है इनमें? भाई हर जगह पर ही क्या चल रहा है? पानी की स्टडी चल रही है हर जगह पे, तो कुछ तो डिफरेंस होगा ना आपके पास में। आप एफएम में क्या डिस्कस कर रहे हैं, वहां पर भी पानी के बारे में, इन्वायरमेंट में वहां पर भी पानी के बारे में, इरिगेशन में वहां पे भी पानी के बारे में, यहाँ पर भी पानी के बारे में। तो क्या डिफरेंस है चारों में? आपने फिर तो इरिगेशन को भी हाइड्रोलॉजी बोल देते ना, फिर तो आप वाटर सप्लाई को भी हाइड्रोलॉजी बोल देते। जब चारों में ही पानी की बात की जा रही है तो आपने अलग अलग नाम क्यों रख दिए सबके? क्योंकि हर किसी में डिफरेंस था, हर किसी में क्या था? डिफरेंस था। क्या डिफरेंस था? वो डिफरेंस समझना है। सबसे पहले तो हम इस सब्जेक्ट की इंपॉर्टेंस के बारे में बात करेंगे। देखो, कोई भी सब्जेक्ट शुरू करने से पहले उसका थोड़ा सा पता होना चाहिए एप्लीकेशन क्या है, कहाँ पे वो सब्जेक्ट हमारी जिंदगी में रोल प्ले करेगा। भाई खाली टेक्निकली करना काम नहीं होता। कल आपसे वो पूछेगा, इंटरव्यूअर जो है वो आपसे पूछेगा, भाई बताइए हाइड्रोलॉजी हमने क्यों पढ़ी थी। अब तुम उसको ये बताओगे कि मुझे एग्जाम क्लियर करना था, इंटरव्यू में आकर बैठना था, जॉब लेनी थी, इसलिए मैंने हाइड्रोलॉजी पढ़ी थी, ऐसे नहीं बताएंगे ना। वो आपसे प्रैक्टिकली पूछेगा, मुझे ये बताओ हाइड्रोलॉजी पढ़ने का कारण क्या था, आपने क्यों पढ़ी हाइड्रोलॉजी, कहाँ काम आएगी आपकी हाइड्रोलॉजी आपकी जिंदगी में, ये समझना है आपको। आया समझ में पॉइंट? तो हम पहले क्या देख रहे हैं? देखो, सब्जेक्ट शुरू करने से पहले उसकी थोड़ी सी फीलिंग आना जरूरी है कि वो हमारी लाइफ में क्या रोल प्ले करेगा, सब्जेक्ट इंपॉर्टेंट क्यों है, ये चीज समझेंगे पहले। तो हाइड्रोलॉजी की इंपॉर्टेंस देख रहे हैं, इंपॉर्टेंस देख रहे हैं। इंपॉर्टेंस देखने के दो तरीके होते हैं। एक तरीका तो होता है कि आप सब्जेक्ट को देखो कि वो आपका प्रैक्टिकली कैसे यूजफुल होगा। प्रैक्टिकली मतलब आप उसको अपनी डे टू डे लाइफ में कहां पर अप्लाई करवाओगे। एक तरीका होता है एग्जाम के हिसाब से। एग्जाम के हिसाब से, एग्जाम के हिसाब से तो बता दिया मैंने आपको कि क्वेश्चन बहुत आएंगे, जॉब निकालना है, टारगेट वही है, आने चाहिए क्वेश्चन करने आपसे, इसलिए जरूरी है। लेकिन कल इंटरव्यूअर आपसे ये नहीं पूछेगा क्यों क्यों पढ़ाते हैं एग्जाम के हिसाब से, वो आपसे पूछेगा प्रैक्टिकली बताओ मुझे क्या रिक्वायरमेंट है हाइड्रोलॉजी को पढ़ने की। तो इसकी प्रैक्टिकल इंपॉर्टेंस समझाता हूं मैं तुमको पहले कि प्रैक्टिकली हमारे लिए सब्जेक्ट जरूरी क्यों है। देखना जरा क्यों जरूरी है। जैसे आपके पास में सारी की सारी सब्जेक्ट लिंक है एक दूसरे से, बस आपको लिंक करना आना चाहिए। देखो जरा, हम हाइड्रोलॉजी की इंपॉर्टेंस समझने के लिए एक एग्जांपल उठा रहे हैं। कहां से एग्जांपल उठा रहे हैं? आपका इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग का वाटर सप्लाई। मैंने हाइड्रोलॉजी की इंपॉर्टेंस बतानी है आपको। हाइड्रोलॉजी की इंपॉर्टेंस बताने के लिए मैंने एग्जांपल कौन सा उठाया आपके पास? वाटर सप्लाई इंजीनियरिंग। वाटर सप्लाई का एग्जांपल उठा रहा हूं मैं आपके पास में। वाटर सप्लाई इंजीनियरिंग का मैं आपके पास में एग्जांपल उठा रहा हूं। ठीक है, देखना क्या एग्जांपल है। वाटर सप्लाई इंजीनियरिंग में है कुछ आइडिया में क्या करते हैं इस पूरे सब्जेक्ट में हम? वाटर सप्लाई में क्या किया जाता है? पानी सरकारी घरों, तुम्हारे घरों पे टंकियों का पानी आता है ना, सरकारी टंकियों का, तुम्हें घरों पे पानी पहुंचाना है बस। ये पूरी की पूरी वाटर सप्लाई इंजीनियरिंग में कर रहे होते हैं हम। पूरी वाटर सप्लाई इंजीनियरिंग का क्या टारगेट रहता है कि घरों पे पानी को कैसे पहुंचाए, बस ये टारगेट रहता है आपके पास। एक क्लियर होगी ये पूरी कहानी? घरों पे पानी कैसे पहुंचाए, ये पानी पहुंचाना हमारा काम रहता है। अब घरों पे पानी पहुंचाने के लिए आपके पास तरीके हैं। देखो जरा, अब घरों पे आप कितना पानी पहुंचाओगे? जितना जरूरत है। घरों पे भाई आपको कोई चीज अपने घर पर लेकर आनी है खरीद के मार्केट से, तो आप कितनी चीज मार्केट से खरीद कर लेकर आओगे? जितनी आपको जरूरत है उतनी लेकर आओगे ना। सेम, हमें आपके घरों पे कोई पानी पहुंचाना है तो हम आपके घरों पे कितना पानी पहुंचाएंगे? जितना आपको जरूरत है, जितना आपको जरूरत है। अब देखो जरा, सपोज करो मैंने जैसे एग्जांपल उठाया कि आपको जरूरत है आपके घरों पे कितने पानी की, जस्ट एग्जांपल मान लो 100 लीटर पानी की। कितना पानी चाहिए तुम्हें? 100 लीटर पानी चाहिए आपको अपने घर पे। ठीक, अब ये 100 लीटर पानी आपको चाहिए आपको घर पे आपके नहाने के लिए, पीने के लिए, खाने के लिए, 10 तरह से, है ना। चलो, अब ये 100 लीटर पानी जो है हमें आपके घरों पे पहुंचाना है। 100 लीटर पानी आपको आपके घर पे पहुंचाना है। इसके लिए
आप इस पानी का अरेंजमेंट करोगे। इसके लिए क्या करोगे, आप इस पानी का अरेंजमेंट करोगे। भाई मुझे आपके घर पे 100 लीटर पानी पहुंचाना है, तो मैं इस पानी को अरेंज करूंगा ना। अरेंज करके कहाँ पहुंचाऊंगा, आपके घर पे पहुंचा दूंगा। अरेंजमेंट करूंगा मैं इस पानी का कहाँ से, मैं इस पानी का अरेंजमेंट कहाँ से करूंगा, मैं इस पानी का अरेंजमेंट करूंगा कहाँ से, सोर्स से। कोई सोर्स होगा ना, कोई रिवर हो सकता है, कोई भी तालाब हो सकता है ना, कोई नदी हो सकती है, कहीं से भी आप अरेंजमेंट करोगे। क्लियर है चीज ये। चलिए ठीक है, अब देखो जरा नेक्स्ट पॉइंट क्या है। मान लो तालाब में, जस्ट एग्जांपल मान लिया हमने ना, तालाब में सपोज करो जो पानी अवेलेबल था, जो पानी अवेलेबल था तालाब में कितना था, 80 लीटर था सिर्फ। क्लियर हो गई ये कहानी। तालाब में कितना पानी अवेलेबल था, सिर्फ 80 लीटर पानी अवेलेबल था। 80 लीटर पानी अवेलेबल था, तो आपने 80 लीटर पानी तो कहां पर पहुंचा दिया, घरों पे पहुंचा दिया। 20 लीटर क्या है, नहीं पहुंचा पाए। 20 लीटर पानी जो है नहीं पहुंचा पाए। या फिर दूसरा क्या तरीका है आपके पास सोचने का, इसको ऐसे भी सोच सकते हो आप। सपोज करो मुझे 100 लीटर पानी लाना था, कहां से, तालाब से। तालाब से मैंने क्या करा, मैंने 100 लीटर सारा का सारा पानी तालाब से लेकर नहीं आया। मैंने एक सॉल्यूशन ढूंढा, मैंने आपके घर की छत पे एक टंकी रख दी, और उस टंकी के अंदर मैंने बारिश के पानी को इकट्ठा होने दिया। उस टंकी के अंदर मैंने बारिश के पानी को इकट्ठा होने दिया। अब सपोज करो उस टंकी के अंदर कितना पानी इकट्ठा हो चुका, 50 लीटर पानी इकट्ठा हो गया। आए समझ में आता कंडीशन। टंकी में कितना पानी इकट्ठा हो गया, 50 लीटर इकट्ठा हो गया। ये कौन सा पानी है, बारिश का पानी है। ये कौन सा पानी है, बारिश का। आपको कितना चाहिए था, 100 चाहिए था, तो 50 लीटर पानी का आप कौन सा यूज कर लो, ये बारिश वाला यूज कर लो ना। और 50 आपको कहां से लाना पड़ेगा, तालाब से लाना पड़ेगा। तालाब में था कितना, 80 था। तो तालाब में से जब आप 50 लीटर पानी निकाल कर लेकर आ गए, उसके बाद भी तालाब पूरी तरह खाली नहीं हुआ। आई ये कंडीशन समझ में, ये पूरा का पूरा केस क्लियर है। अब ये बताओ, हम ये कह सकते हैं कि जितनी आपकी पानी की रिक्वायरमेंट थी, कितनी थी, 100 लीटर। उस 100 लीटर पानी की रिक्वायरमेंट का कुछ पार्ट आपने बारिश से ले लिया। कुछ पानी आपको कहां से मिल गया, बारिश से मिल गया ना आपके पास में। आया नहीं आया समझ में पॉइंट। तो आपने बारिश के पानी को स्टोर करा और उसको यूज कर लिया ना अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से। क्लियर हो गई ये कहानी। लेकिन आप बारिश का कितना पानी यूज कर पाओगे, जितनी बारिश हुई। हम बारिश का कितना पानी यूज कर पाओगे, कर पाएंगे, जितनी बारिश हुई है वही पानी तो यूज कर पाओगे ना। तो आपको कितनी रिक्वायरमेंट, आपकी कितनी रिक्वायरमेंट बारिश के पानी ने पूरी कर दी, जितनी बारिश हुई थी। आपकी कितनी रिक्वायरमेंट पानी की बारिश के पानी ने पूरी करी, जितनी बारिश हुई थी। तो मैं ये पूछ रहा हूं, तुम्हारी कितनी रिक्वायरमेंट बारिश के पानी ने पूरी करी, जितनी बारिश हुई थी। तुम्हें अब अगर ये पता लगाना है कि भाई मेरी कितनी रिक्वायरमेंट बारिश के पानी से पूरी हो जाएगी, तो इसके लिए जरूरत है तुम्हें पहले ये पता करना पड़ेगा बारिश हो कितनी रही है, बारिश हो कितनी रही है। आगे समझ में पूरा का पूरा पॉइंट। कोई दिक्कत है इसमें, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आपको ये पता करना है कि मेरा कुछ रिक्वायरमेंट किसने पूरा कर दिया, बारिश ने पूरा कर दिया। बारिश ने मेरी कितनी रिक्वायरमेंट पूरी करी, जितनी बारिश हुई थी। अब मैं आपसे ये पूछूं कि बारिश मेरी कितनी रिक्वायरमेंट को पूरा कर देगा, कितनी रिक्वायरमेंट को पूरा कर देगा, जितनी बारिश होगी। जितनी बारिश होगी, बारिश मेरी कितनी रिक्वायरमेंट को पूरा कर देगा, जितनी बारिश होगी। तो यानी कि पॉइंट कहां पर आकर रुकता है कि आपको पहले क्या मेजर करना पड़ेगा, बारिश हो कितनी रही है। ये क्लियर है कि सारे पॉइंट्स। आपको पहले क्या मेजर करना पड़ेगा कि बारिश हो कितनी रही है, आपको ये चीज मेजर करनी पड़ेगी। और बारिश कितनी हुई है, ये चीज मेजर करना, बारिश है क्या, कैसे इसको मेजर करते हैं, कितनी हुई है, इसको सिखाया जाता है कहाँ पे, हाइड्रोलॉजी में सिखाया जाता है इसको। आगे समझ में पॉइंट। तो हाइड्रोलॉजी की देखो रिक्वायरमेंट कैसे निकल कर आई। एक एप्लीकेशन उठाया मैंने, एग्जांपल उठाया था ना, किससे रिलेटेड, वाटर सप्लाई से रिलेटेड। तो कुछ रिक्वायरमेंट पूरी कर देगा बारिश का पानी। कितनी रिक्वायरमेंट पूरी कर पाएगा बारिश का पानी, जितनी बारिश होगी। तो आपका बारिश का पानी कितनी रिक्वायरमेंट पूरी करेगा, जितनी बारिश हो रही है। तो पहले आपको क्या मेजर करना पड़ेगा कि बारिश होती कितनी है, और वो कैसे मेजर करेंगे, वो सिखाया जाएगा आपको कहाँ पे, हाइड्रोलॉजी में सिखाते हैं वो चीज आपको। क्लियर हो गया यहाँ तक के सारे पॉइंट, वो चीज आपको सिखाएंगे हाइड्रोलॉजी में। आई डोंट थिंक यहाँ तक कोई दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं है ना इसमें। चलो एक एग्जांपल उठाया आपने कहाँ पे, सिर्फ वाटर सप्लाई से रिलेटेड। अब नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं, नेक्स्ट एग्जांपल लेके चलते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल है आपका, जैसे सपोज करो आपके पास में क्रॉप्स हैं, फसल है, फसल। तो देखो हाइड्रोलॉजी का एक लिंक कर दिया मैंने किसमें, वाटर सप्लाई में ना। नेक्स्ट आपके पास इरिगेशन होता है, इरिगेशन। इरिगेशन का क्या मतलब होता है, पानी, सिंचाई होता है ना, मतलब सिंचाई होता है। आपको क्रॉप्स को पानी देना पड़ता है, क्रॉप्स को आपको पानी देना पड़ता है। क्रॉप्स को पानी
देना क्यों पड़ रहा है आपको? उनकी ग्रोथ के लिए क्रॉप्स को आपको पानी देना पड़ता है। क्यों? क्योंकि उनको जिंदा रहने के लिए, क्रॉप्स को जिंदा रहने के लिए, जैसे हमें जिंदा रहने के लिए पानी चाहिए, ऐसे क्रॉप्स को भी क्या चाहिए होता है? पानी चाहिए होता है। तो आपको क्रॉप्स को अगर जिंदा रखना है तो उनको क्या चाहिए? पानी चाहिए। आया समझ में पॉइंट? अब होता क्या है कि या तो उनको पानी कैसे भी मिल जाए, कैसे भी उनको पानी मिले, बस उनको तो पानी चाहिए, ये पॉइंट है। अब अगर उनको पानी चाहिए तो इंडिया के अंदर क्या है, बारिश ना तो टाइम पे होती। जब क्रॉप्स को पानी चाहिए होता है तो ना तो उस टाइम पर बारिश हो रही होती है, ना ही जितनी क्वांटिटी में पानी चाहिए क्रॉप्स को उतनी बारिश भी नहीं होती है। और क्रॉप्स को पानी एक लगातार कुछ कुछ टाइम बाद आपको देते रहना पड़ता है, इंटरवल पे। मान लो आज मैंने पानी दिया जाकर खेत में, अब से 5 दिन बाद मैं दोबारा जाऊंगा, 5 दिन बाद फिर जाऊंगा मैं। ना तो बारिश प्रॉपर क्वांटिटी में हो रही है, ना ही बारिश प्रॉपर टाइम पर हो रही है, और ना ही बारिश जितनी चाहिए उतनी हो रही है। नहीं हो रही ना, तो बारिश सफिशिएंट नहीं है। ना तो टाइम पे होती, ना ही प्रॉपर क्वांटिटी में होती है, ना ही जितने इंटरवल पे चाहिए उतने इंटरवल पे भी नहीं होती है। तो आपको क्या करना पड़ता है फिर? अलग से पानी देना पड़ता है आपको क्रॉप्स को। आर्टिफिशियली सप्लाई करवाते हो ना आप, तो अलग से आपको पानी सप्लाई करवाना पड़ जाता है। अगर बाई चांस बारिश प्रॉपर टाइम पर हो रही होती, प्रॉपर क्वांटिटी में होती, प्रॉपर इंटरवल पर होती, तो क्या आपको इरिगेशन आर्टिफिशियली देना पड़ता पानी? नहीं। फिर तो किससे मिल जाता क्रॉप को पानी? बारिश से मिल जाता ना, लेकिन नहीं होती, नहीं होती ना। तो इसलिए क्या करना पड़ता है आपको? आर्टिफिशियली देना पड़ता है। लेकिन अब ये बताओ, क्रॉप को कितना पानी चाहिए, इसकी एक लिमिट ही तो होती है। भाई इतना पानी चाहिए क्रॉप को, तो क्या बारिश बिल्कुल भी नहीं हो रही है? थोड़ी बहुत तो हो रही है, बारिश थोड़ी बहुत तो हो रही है ना। तो जितना पानी टोटल क्रॉप को चाहिए था, उसका कुछ पार्ट तो मिल गया क्रॉप को, किससे? बारिश से। उसका मान लो कि क्रॉप को चाहिए था टोटल 100 लीटर पानी, थोड़ी बहुत बारिश हुई तो मान लो 20 लीटर पानी किससे आ गया? बारिश से आ गया। 80 लीटर कहां से देगा? इरिगेशन से। 80 लीटर पानी कहां से आएगा? इरिगेशन से आएगा। तो ये पॉइंट आया आपके पास में कि कुछ क्रॉप की रिक्वायरमेंट भी किसने पूरी कर दी? बारिश ने। और क्रॉप की रिक्वायरमेंट पानी की बारिश कितना पूरी कर पाएगी? जितनी बारिश हुई है, जितनी बारिश हुई है उतनी ही क्रॉप की रिक्वायरमेंट पानी, उतना ही क्रॉप का पानी का रिक्वायरमेंट बारिश पूरी कर पाएगा ना। तो यहाँ पर पॉइंट कहाँ करोगे आपके पास कि आपको क्या पता करना पड़ेगा कि बारिश हुई कितनी है, और ये बारिश कितनी हुई है ये कहाँ पर पता करोगे तुम? अगेन कहाँ पे पता करोगे? हाइड्रोलॉजी में पता करोगे। देखो कितना इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि इरिगेशन अगर करना है सही से, कितना मुझे आर्टिफिशियली क्रॉप को पानी देना पड़ेगा, ये भी किस पे डिपेंड कर रहा है? बारिश कितनी होती है। भाई जितनी कम बारिश होगी उतना ज्यादा आपको आर्टिफिशियली क्रॉप का पानी देना पड़ेगा, जितनी ज्यादा बारिश हो जाएगी उतना कम आपको आर्टिफिशियली पानी क्रॉप को देना पड़ेगा। जितना ज्यादा बारिश उतना कम इरिगेशन की रिक्वायरमेंट, जितनी ज्यादा बारिश, सॉरी, जितना कम बारिश उतना ज्यादा इरिगेशन को की रिक्वायरमेंट, जितनी कम बारिश उतनी ज्यादा इरिगेशन की रिक्वायरमेंट। ये क्लियर हो गया पॉइंट? तो एक एग्जांपल आया आपका किससे रिलेटेड? इरिगेशन से रिलेटेड। कोई दिक्कत है इसमें? कोई दिक्कत नहीं। चलो नेक्स्ट पॉइंट। नेक्स्ट आपके पास देखो क्या आता है। आपको करनी है कंस्ट्रक्शन सिविल इंजीनियरिंग में। सिविल इंजीनियरिंग में आपका क्या टारगेट है? कंस्ट्रक्शन करना है ना, कुछ भी बनाना है, डैम बनाना है, बैराज बनाने हैं, वियर बनाने हैं, सब आप करते हैं सिविल इंजीनियरिंग में। रिवर है, रिवर के ऊपर कोई पुल भी तो बनाया जाता है, रिवर के ऊपर ब्रिजेस बनाए जाते हैं। रिवर के ऊपर पुल बना रहे हो आप, सपोज करो, या आप कोई डैम बना रहे हो, उस डैम की ऊंचाई कितनी रखनी है आपको? आपको वो जो पुल है, नीचे तो रिवर है, तो आपको उसके ऊपर क्या बनाना है? पुल बनाना है। पुल को रिवर से, पानी से कितना ऊपर रखोगे, इसकी एक प्रॉपर हाइट होनी चाहिए ना, या किसी भी हाइट पे रख देंगे? जैसे मान लीजिए एक प्रॉपर हाइट होनी चाहिए ना आपके पास में। जैसे ये रिवर थी, ये रिवर का पानी है, तो ब्रिज को लगभग कुछ ऊंचाई पे रखोगे ना, है ना, कुछ ऊंचाई पे रखेंगे ब्रिज को ऐसे। आए समझ में पॉइंट? डैम बनाना है, डैम की हाइट कितनी रखेंगे, पुल की ऊंचाई कितनी रखेंगे, बैराज बना रहे हैं, वियर बना रहे हैं, सब किस पे डिपेंड करेगा? कहीं ना कहीं पानी के लेवल पे डिपेंड कर रहा है सब चीज। किस पे डिपेंड कर रहे हैं? पानी के लेवल पे। भाई पानी के लेवल से तो ऊपर ही रखोगे ना आप, पानी के लेवल से ऊपर रखोगे तो कितनी हाइट पे बनाना है, क्या करना है, सब किस पे डिपेंड कर रहा है? पानी के लेवल पे डिपेंड कर रहा है, पानी के लेवल पे। क्लियर हो गई यहाँ तक की कहानी? अगर ये पानी के लेवल पे डिपेंड कर रहा है तो आपको क्या देखना पड़ेगा? रिवर में पानी का लेवल है कितना, ये देखना पड़ेगा ना, रिवर में पानी का लेवल कितना है। और रिवर में पानी का लेवल कितना है ये डिपेंड करेगा किस पे? बारिश कितनी हुई, ये किस पे डिपेंड करेगा? भाई बारिश ज्यादा होगी तो पानी का लेवल क्या कर जाएगा? बढ़ जाएगा। बारिश कम होगी तो पानी का लेवल नीचे पहुंच जाएगा ना। तो अगेन किसका रोल आ गया? पानी
कितना आया रिवर में, यानी कि बारिश कितनी हुई रिवर में, तो आपको क्या करना पड़ेगा, बारिश कितनी हो रही है नापना पड़ेगा ना, पहले मेजर करना पड़ेगा, और कितनी बारिश हुई है कहाँ पे सीखोगे आप, हाइड्रोलॉजी में सीखोगे ना। देखो ये भी एप्लीकेशन आ गया। अब कहने को क्या देते हैं लोग, आसान सब्जेक्ट है, आपने नाम तक नहीं सुना होगा अपने डिप्लोमा में, शायद ऐसा भी होती है कंडीशंस, लेकिन एप्लीकेशन तो देखो, इरिगेशन देख लो, इन्वायरमेंट देख लो उठाकर, आप कुछ कंस्ट्रक्शन कर रहे हो सिविल इंजीनियरिंग में, वहां पर देख लो उठाकर, हर जगह किसका रोल आ रहा है, बारिश का रोल आ जा रहा है। ऐसा लगा देते हैं, कहीं कहीं किसी रीजन में देखा होगा आपने, किसी किसी एरिया में क्या कर देते हैं, एरिया को पहले खाली करवा लेते हैं, उसमें बोल देते हैं ना यहाँ पर बाढ़ आने वाली है, बोल देते हैं कि पानी खतरे के निशान से ऊपर आ चुका है, यहाँ पर बाढ़ आने वाली है, एरिया खाली कर दीजिए। उनको कैसे पता लग गया कि यहाँ पे खतरे का निशान से ऊपर आ चुका पानी, बारिश उस साल बहुत ज्यादा हो गई, उस साल बारिश क्या हुई, बहुत ज्यादा हुई, तो उन्होंने क्या किया होगा, उनको कैसे पता लगा बारिश इस साल बहुत ज्यादा हुई है, उन्होंने बारिश को मेजर किया होगा ना, मेजर करा, और इसके बेस पे उनको लगा कि अब बाढ़ आने वाली है यहाँ पर, तो उन्होंने क्या करा दिया, उस एरिया को खाली करवा दिया, खाली करवा दिया। देखो अगेन कितना इंपॉर्टेंट पॉइंट है, फ्लड, बारिश, इस साल सूखा पड़ गया देश में, बारिश नहीं हुई, कैसे पता लगा बारिश नहीं हुई इस बार, कैसे पता लगा, क्योंकि उन्होंने बारिश को मेजर किया ना, तभी तो पता लगा, ड्रॉट, सूखा पड़ गया। आया समझ में पॉइंट, आपने किसी कंटेनर में भर के पानी रखा हुआ है यूज के लिए, आप इस पानी को क्या करोगे, यूज करोगे, लेकिन वो सारा पानी कर गया इवेपोरेट, पानी इवेपोरेट का मतलब समझते हैं, सारा पानी भाप में कन्वर्ट हो गया, भाप में कन्वर्ट होकर एटमॉस्फेयर में पहुंच गया, कंटेनर में पानी खत्म हो चुका। इवेपोरेशन का क्या मतलब होता है, पानी किस में बदल गया है, भाप में बदल चुका है, कंटेनर में पानी खत्म हो चुका, आपने वो पानी रखा था अपने यूज के लिए, वो पानी किस में कन्वर्ट हो गया, भाप में कन्वर्ट हो गया, पानी खत्म हो चुका, आपके जो यूज का पानी था वो तो खत्म हो गया ना, कितना पानी इवेपोरेट हुआ, उतनी पानी की कमी हो गई, आपके यूज में आया समझ में पॉइंट, जितना पानी इवेपोरेट हुआ उतनी पानी क्या हो जाएगी, कमी हो जाएगी, तो आपको पहले क्या मेजर करना पड़ेगा, कितना पानी इवेपोरेट हुआ, जितना पानी इवेपोरेट हुआ उतनी मेरे पानी की कमी हो गई, तो मैं क्या करूंगा, इवेपोरेशन नापूंगा पहले कि कितना इवेपोरेट हुआ है पानी। आया समझ में कंडीशन, तो पॉइंट क्या आ रहा है, इवेपोरेशन मेजर करना पड़ेगा आपको, और इवेपोरेशन है क्या, कितना हुआ, ये सब कहाँ सिखाई जाएंगी, हाइड्रोलॉजी में सिखाई जाएंगी। देखो कितना इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आपने कोई डैम बना रखा है, डैम के इधर साइड पानी स्टोर करके रखा हुआ है, क्यों, क्योंकि आप उस पानी को यूज करने वाले हो क्रॉप्स में, इरिगेशन के लिए यूज करने वाले हो, लेकिन वो पानी बहुत ज्यादा इवेपोरेट हो गया, वो पानी बहुत ज्यादा इवेपोरेट हो गया, इधर डैम के इधर साइड पे पानी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, क्रॉप्स के लिए जो पानी बचा वो क्या हो गया, कम हो गया, इवेपोरेट बहुत ज्यादा हुआ ना पानी, क्योंकि क्रॉप के लिए अब क्या हो गया, क्रॉप के लिए पानी कम हो चुका, तो अगेन इवेपोरेशन कितना हुआ आपको मेजर करना पड़ेगा ना, क्योंकि जितना ज्यादा इवेपोरेशन होगा उतना ज्यादा क्रॉप को क्या हो जाएगी, पानी की कमी हो जाएगी। अगेन किसका रोल आ रहा है आपके पास, हाइड्रोलॉजी का रोल आ रहा है। देखो आगे समझ में कंडीशन, कोई दिक्कत है इसमें, फ्लड देख लो उठाकर आप, ड्रोट देख लो आप उठाकर, आप इवापोरेशन देखो, आप बारिश देखो, सब किसकी एप्लीकेशन है, हाइड्रोलॉजी की एप्लीकेशन है, और सब आपकी डे टू डे लाइफ में कितने इंपॉर्टेंट है, बताओ इंपॉर्टेंट है या नहीं है। अब कल इंटरव्यूअर आपसे पूछेगा भाई बताइए क्यों पढ़ा था सब्जेक्ट, इन सब काम के लिए किया था मैंने सब्जेक्ट को स्टडी, क्योंकि कल आपको जाकर यूकेपीएससी डिपार्टमेंट में पानी वाला डिपार्टमेंट अगर आपको मिला, इरिगेशन डिपार्टमेंट अगर आपको मिल गया, तो वहां पर तुम्हें पानी सप्लाई करना पड़ेगा ना क्रॉप्स को, कितना पानी देना है सब किस पे डिपेंड करेगा, बारिश कितनी हुई इस साल, घरों पे पानी सप्लाई करवाना है किस पे डिपेंड करेगा, बारिश कितनी हुई इस साल, रन ऑफ आने इस साल, बाढ़ आने वाली है, बाढ़ आने वाली है इस साल, बाढ़ आएगी नहीं आएगी किस पे डिपेंड करेगा, बारिश पे, सूखा पड़ेगा इस साल किस पे डिपेंड करेगा, बारिश पे डिपेंड करेगा, तो इरिगेशन डिपार्टमेंट होता है ना, उसमें सबसे इंपॉर्टेंट क्या बन जाएगा, इरिगेशन डिपार्टमेंट, इरिगेशन डिपार्टमेंट के लिए आपको हाइड्रोलॉजी की नॉलेज होनी चाहिए। आगे समझ में कंडीशन, अब ये एप्लीकेशन है जो आप किसको बताओगे, इंटरव्यूअर को बताओगे, इंटरव्यूअर ये नहीं बताओगे भाई मैंने एग्जाम निकालने के लिए करा था, मैंने किस लिए करा था, ये सारे काम करने हैं मुझे कल चल के, इसलिए मैंने हाइड्रोलॉजी को उस समय डिटेलिंग में पढ़ा था जाकर। आगे कंडीशन समझ में पूरी की पूरी, कोई दिक्कत है इसमें, यहाँ तक के सारे पॉइंट क्लियर हैं, तो ये पॉइंट थे जो आपको समझने थे। अब आया होगा समझ में सब्जेक्ट के बारे में कि सब्जेक्ट रिक्वायरमेंट क्या है, सब्जेक्ट की क्यों इंपॉर्टेंट है सब्जेक्ट, क्या एप्लीकेशन है सब्जेक्ट की आपकी लाइफ में। अब ये बताओ सब्जेक्ट के बारे में फीलिंग आई या नहीं आई, और ये फीलिंग जब तक सब्जेक्ट चलेगा तब तक बनी रहनी चाहिए, सब्जेक्ट जब तक भी खत्म होगा आपका तब तक ये फीलिंग आपके अंदर रहनी चाहिए, क्योंकि फीलिंग अगर रहेगी तभी मजा आएगा करने में पढ़ाई। आया समझ में पॉइंट, अगर फीलिंग चली गई तो सब्जेक्ट पढ़ने में मजा नहीं आएगा, और ये फीलिंग बनाकर रखना ये डेली मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी रहेगी। तो जब सब्जेक्ट खत्म होगा आपका उस दिन तुम ऑब्जर्व करोगे तुम्हारे गुप्ता एंड गुप्ता के यूकेपीएससी जेई के प्रीवियस ईयर के और जो अदर जेई के एग्जाम के क्वेश्चन है वो सारे आपसे हो गए,
और हो गए, मतलब यूकेपीएससी में आपका एक स्ट्रॉन्ग पार्ट तैयार हो गया, क्योंकि वाटर क्या है वहां पर मेन मतलब स्ट्रॉन्ग पार्ट रहता है वाटर वहां पे। ये सारी कहानी क्लियर है, कोई दिक्कत है इसमें? तो एग्जाम पर्पज से बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रैक्टिकली भी मैंने इतने सारे एप्लीकेशन बता दिए आपको, जो कि आपको ये शो कर रहे हैं कि सब्जेक्ट कितना इंपॉर्टेंट होता है। हो गई पूरी कहानी क्लियर? ये पॉइंट है सारे के सारे। तो हेडिंग लिख रखी है ना इसमें, क्या हेडिंग है आपके पास में बताओ? इंजीनियरिंग हाइड्रोलॉजी है ना, इसमें लिखो इंपॉर्टेंस। अच्छा पहले इसमें काम करो ना, इसको डिफाइन कर लेते हैं, क्या मतलब होता है हाइड्रोलॉजी का, उसको लिख लेते हैं ना। देखो हाइड्रोलॉजी, हाइड्रोलॉजी होता क्या एक तरह से, इसके सामने लिखो एरो बना के साइंस, ये किसका, ये क्या है, साइंस ऑफ वाटर है, साइंस ऑफ वाटर, साइंस ऑफ वाटर। और सामने एरो बनाकर लिखो क्या, ऐसे लिखो हाइड्रोलॉजी मतलब हाइड्रो प्लस क्या, लॉजी, हाइड्रो प्लस लॉजी, ठीक। और हाइड्रो का मतलब क्या होता है, वाटर होता है, एंड इसका मतलब क्या है लॉजी का, स्टडी होता है ना, स्टडी होता है, ऐसे नोट करो, ठीक है। सो पहले तो क्या लिखा, साइंस ऑफ वाटर, और फिर क्या लिखेंगे, ये लिखेंगे ना, ये चीज लिखेंगे। आई कहानी समझ में पूरी? तो एक लाइन में लिखो फिर लास्ट, ये है क्या, एक तरह से स्टडी ऑफ वाटर है, स्टडी ऑफ वाटर। आगे यहाँ तक का सारा समझ में, ये क्या होगा, स्टडी ऑफ द वाटर होगा। यहाँ तक की कहानी क्लियर हो गई पूरी की पूरी, क्या मतलब है हाइड्रोलॉजी का, ये डिफाइन कर दिया आपने हाइड्रोलॉजी को कि हाइड्रोलॉजी की क्या है एक तरह से, इस तरह से, ठीक। इसमें एक डेफिनेशन लिखो अब इसकी ना, डेफिनेशन लिखो, इट इज अ साइंस विच, इट इज द साइंस विच, इट इज द साइंस विच it is the science which deals with the it is the science which deals with the occurrence comma occurrence comma circulation and occurrence comma circulation and occurrence comma circulation and distribution, occurrence comma circulation and distribution of water on the earth, on the earth and its atmosphere, and its atmosphere and its atmosphere and its atmosphere, ठीक है। आया समझ में इसकी डेफिनेशन? सो हाइड्रोलॉजी का मतलब क्या है, एक तरह से आपको पढ़ना है पानी को, कहाँ कहाँ पर वो प्रेजेंट है, कहाँ कहाँ पर वो प्रेजेंट है, रिवर्स में है ना, रिवर्स में प्रेजेंट है, ठीक। कैसे कैसे वो अर्थ के सरफेस में, अर्थ के आसपास घूम रहा है पानी, पानी अभी रिवर, अर्थ रिवर में प्रेजेंट है, रिवर से पानी कहाँ पहुंच जाएगा, लैंड के सरफेस पे पहुंच जाएगा। कैसे पहुंचेगा वो देखेंगे पूरा का पूरा तरीका, लैंड पे पहुंचेगा, लैंड पे पहुंचने के बाद दोबारा कहाँ पे आएगा, फिर से रिवर में आ जाएगा, फिर से कहाँ पे आ जाएगा, रिवर में। पानी इस तरह से क्या करता जा रहा है, घूमता जा रहा है, सर्कुलेट होता जा रहा है। अगर कर रहा था कहाँ पे, रिवर्स में, वहां से क्या हुआ, पानी सर्कुलेट होता जा रहा है, घूमता जा रहा है पानी, डिस्ट्रीब्यूट होता जा रहा है अलग अलग जगहों पे। कुछ पानी लैंड पे है, कुछ पानी जमीन के नीचे पहुंच गया, कुछ पानी गड्ढों में चला गया, कुछ पानी पेड़ों के ऊपर रुक गया, है ना। ये सारे के सारे कंडीशन चलेंगे आपके पास में। आया समझ में पॉइंट? तो ये डेफिनेशन है, स्टडी करनी है किसकी, हाइड्रोलॉजी मतलब पानी की स्टडी करनी है, और पानी में क्या क्या, कि पानी कैसे कैसे अकर कहाँ कहाँ पर प्रेजेंट है, पानी कैसे कैसे अर्थ के आसपास घूम रहा है, डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है, कैसे कैसे वो अलग अलग जगहों पे चला जा रहा है। कुछ पानी लैंड में अंदर चला गया जमीन में, कुछ पानी गड्ढों पे प्रेजेंट रह गया, कुछ पानी पेड़ों के ऊपर रुक गया, कुछ पानी दोबारा से कहाँ गया, रिवर में आ गया फ्लो करके। आया समझ में पॉइंट, क्या मतलब है इसका? सो हाइड्रोलॉजी डेफिनेशन होगी क्लियर, ये डेफिनेशन क्लियर है, कोई दिक्कत है इसमें? कोई दिक्कत नहीं है, सारे पॉइंट क्लियर है यहाँ तक, चलिए ठीक है। तो ये जस्ट अभी तक तो आपको क्या बताया कि हाइड्रोलॉजी है क्या, एक तरह से डेफिनेशन देखिए हमने इसी से। इसमें लिखो एप्लीकेशंस, लिखो एप्लीकेशंस।
तीन चार एप्लीकेशन बताए। फर्स्ट क्या, अच्छा मैं इसको पूरा वैसे नहीं लिखवाऊंगा, आपको सिंपल हिंट दे दूं कि टू सप्लाई वाटर इन द पब्लिक, टू सप्लाई वाटर टू द पब्लिक, पब्लिक को पानी सप्लाई करने के लिए जरूरी है ना। टू सप्लाई वाटर टू द क्रॉप्स, रन ऑफ वो फ्लड के लिए, बाढ़ आएगी क्या, ड्रॉट के लिए जरूरी है पता होना, है ना। कंस्ट्रक्शन करनी है आपको डैम्स की, इन सब के लिए जरूरी है ना, सारे पॉइंट लिखते हैं। फर्स्ट लिखो जरा, टू सप्लाई वाटर, क्यों जरूरी है इसकी एप्लीकेशन, मतलब पढ़ना क्यों है इसको आपको। टू सप्लाई वाटर, टू सप्लाई वाटर, टू सप्लाई वाटर टू द, टू सप्लाई वाटर टू द क्रॉप्स एंड पब्लिक, पब्लिक, ये पहला पॉइंट बन गया। दूसरा लिखो, फॉर द कंस्ट्रक्शन, फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ डैम्स, फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ डैम्स कोमा ब्रिजेस, ये भी लिख सकते हैं, ओवर द रिवर, ब्रिजेस ओवर द रिवर। नेक्स्ट पॉइंट, फ्लड, फ्लड, फ्लड मतलब बाढ़। नेक्स्ट कोमा करके ड्रॉट, कोमा करके लिख लो चाहे, ड्रॉट मतलब क्या होता है, सूखा, ड्रॉट। इन सब के लिए क्या है, जरूरी है, जरूरी है। आगे समझ में कुछ एप्लीकेशन के तरीके बता दिए आपको ना, अगर कहीं कोई आपसे पूछेगा कल तो आप क्या कर सकते हैं, उसको आराम से एक्सप्लेन कर सकते हैं कि भाई क्या मतलब होता है। यहाँ तक क्लियर हो गई सारी की सारी कहानी, कोई दिक्कत है इसमें, चलो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट, अब नेक्स्ट इसमें शुरू करते हैं कुछ आपके पास बेसिक टर्म्स है, देखना जरा। एक टर्म आएगा आपके पास में क्या, कैचमेंट एरिया। क्या टर्म आता है आपके पास में, कैचमेंट एरिया। कैचमेंट एरिया के बारे में बात करते हैं कि क्या मतलब होता है कैचमेंट एरिया। तो अब थोड़ा सा आपका क्या शुरू हुआ है आगे, इसमें टेक्निकल चीजें शुरू हुई हैं। अभी तक तो क्या चल रहा था, जस्ट आपके पास में कुछ बेसिक इंट्रोडक्शन था। अब क्या आ रहा है आपके पास में, एक टेक्निकल वर्ड आ रहा है। फर्स्ट टेक्निकल टर्म क्या है आपके पास में, कैचमेंट एरिया है। पहला टेक्निकल टर्म होगा कैचमेंट एरिया, हेडिंग लिखो कैचमेंट एरिया, इसके बारे में डिस्कस करते हैं। कैचमेंट एरिया, तो क्या पॉइंट है आपके पास में, कैचमेंट एरिया। क्या कुछ आइडिया है इसके बारे में, कैचमेंट एरिया का क्या मतलब होता है, कैचमेंट एरिया का बताओ। हाँ, जितने एरिया में, चलो ठीक है, और कुछ। देखो कैचमेंट एरिया का क्या मतलब है आपके पास में, जैसे सपोज करो आपके पास में ऐसा कोई एक एरिया मान लीजिए आप ना, ऐसे ये कोई एक एरिया है आपके पास ना। आपने ऐसा स्टेटमेंट सुना होगा, कैचमेंट एरिया ऑफ द ब्रह्मपुत्र रिवर इज वेरी वेरी हाई। ऐसा न्यूज वगैरह में कहीं पे कि भाई ब्रह्मपुत्र रिवर का कैचमेंट एरिया कैसा है, बहुत ज्यादा है। इसका क्या मतलब है, मतलब समझो। जैसे आपके पास में यहाँ पर कोई एक रिवर है, आपके पास में है कोई ये रिवर है, ठीक। बारिश हो रही है यहाँ पे हुई आपके पास में बारिश हुई, ये बारिश हो रही है यहाँ पर ना, चलिए ये बारिश हो रही है। अब इस बारिश का इधर भी बारिश हो रही है, ऐसे पूरे एरिया पे क्या चल रही है, बारिश चल रही है ऐसे ना। अब इस बारिश का देखना जरा, देखो इस बारिश का वो पानी, ये क्या है, बारिश है, इसको लिख लो यहाँ पे, बारिश है, ये बारिश है। इस बारिश का जो पानी इधर इतने पार्ट में गिर रहा है, इतने पार्ट में जो पानी गिर रहा है ना इस बारिश का, क्या वो सारा का सारा पानी फ्लो करके इस रिवर के अंदर आएगा, बताओ। हाँ, जो पानी इस रीजन इस इतने पार्ट में गिर रहा है, वो पानी फ्लो करके किधर आएगा, इधर ही तो आएगा ना, नीचे पानी ऊपर पहुंच जाएगा अपने आप फ्लो करके, किधर आएगा फ्लो करके, नीचे ही आएगा ना फ्लो करके। तो वो पानी कहां पर आएगा फ्लो करके, इस रिवर के अंदर आएगा ना, आएगा नहीं आएगा बताओ। क्लियर हुआ स्टेटमेंट, ये पॉइंट क्लियर है। तो जो पानी इतने पार्ट में गिरा, इतने पार्ट में जो पानी गिर रहा है,
वो पानी तो फ्लो कर कर किधर आएगा, ऐसे ही आएगा ना नीचे, इसी रिवर में आएगा वो पानी। तो ये जो पार्ट है, जितने एरिए से पानी फ्लो करके, जितने एरिए से पानी फ्लो कर कर किसी एक रिवर में जा रहा है, जितने एरिया से पानी फ्लो करके एक रिवर के अंदर जा रहा है, उस एरिया को आप क्या कहते हो, उस रिवर का कैचमेंट एरिया कहा जाता है। आगे समझ में कंडीशन, कोई दिक्कत है इसमें? अब देखो जरा, जो पानी इधर गिरेगा वो किधर आएगा फ्लो करके, वो तो इधर जाएगा ना फ्लो करके, इधर कोई दूसरा रिवर का होगा, क्लियर है कहानी? और जो पानी इधर गिरेगा इस पार्ट पे, जो पानी इधर गिरेगा इस पार्ट पे, वो कहां जाएगा, कहीं इधर किसी दूसरे रिवर में जाएगा। ये कहानी क्लियर हो गई पूरी की पूरी? तो कैचमेंट एरिया का आया मतलब समझ में? कैचमेंट एरिया का मतलब है कि कितने एरिया से पानी फ्लो कर कर किसी एक रिवर के अंदर आ रहा है, उस एरिया को क्या बोलते हैं, कैचमेंट एरिया कहते हैं। दैट एरिया इज कॉल्ड एज द कैचमेंट एरिया, उसको कैचमेंट एरिया कहा जाता है। तो ये क्या बन गया इस रिवर का, कैचमेंट, सी लिख दिया मैंने इसको, कैचमेंट एरिया। जैसे ये रूम है, इस रूम की छत को हटा दो, इस रूम की छत को हटाओ और इस पूरे के पूरे देहरादून में बारिश करवा दो, लेकिन इस रूम के अंदर कौन सा पानी आएगा, सिर्फ जो इन बाउंड्रीज के बीच में गिरेगा वही पानी आएगा ना। तो ये इतना एरिया इस रूम का क्या बन गया, कैचमेंट एरिया। आया समझ में? एक बाउल है, कटोरा, उसको उल्टा करके सीधा रखो, उसको बारिश कराओ उसके आसपास, उस बाउल के अंदर कौन सा पानी इकट्ठा होगा, सिर्फ जो बाउल की बाउंड्रीज के अंदर गिरेगा ना। आया समझ में पूरा का पूरा पॉइंट? तो वो कहलाता है क्या, कैचमेंट एरिया। ये डायग्राम बनाइए जरा। कैचमेंट एरिया ओ रिवर लिख लो उसको। ठीक है, हो गया क्लियर पॉइंट? बनाइए। इसकी डेफिनेशन लिखो ना, कैचमेंट एरिया क्या होता है, लिखो। द एरिया ऑफ द लैंड, द एरिया ऑफ द लैंड ड्रेनिंग, ड्रेनिंग, DRAINING, ड्रेनिंग into a river, into a river or stream, 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 into a river or stream at a given location, at a given location, at a given location is called, it's called catchment area, it's called catchment area। आया समझ में पॉइंट? इसको क्या बोलते हैं, कैचमेंट एरिया कहते हैं, इट्स कॉल्ड कैचमेंट एरिया। यहां तक की सारी कंडीशन क्लियर है। नेक्स्ट पॉइंट लिखो। इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज, it is also called as, it is also called as drainage area, ड्रेनेज एरिया। इसी को क्या बोल सकते हो आप, ड्रेनेज एरिया भी कह सकते हो, या फिर स्लैश करके लिखो ड्रेनेज बेसिन, ड्रेनेज बेसिन, BESIN, इसको ड्रेनेज बेसिन भी कहा जा सकता है, ड्रेनेज बेसिन। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट लिखो। इन यूएसए, इन यूएसए it is known as watershed, in USA it is known as water शेड। यूएसए में इसको क्या बोलते हैं, वाटर शेड। इन यूएसए इट इज नोन एज वाटर शेड। आया समझ में पूरा का पूरा पॉइंट? इसी की एक और डेफिनेशन लिख सकते हैं, लिखो। द एरिया फ्रॉम वेयर, द एरिया फ्रॉम वेयर, द एरिया फ्रॉम वेयर river is catching the water, river is catching the water,
द एरिया फ्रॉम वेयर रिवर इज कैचिंग द वाटर। यानी कि आया समझ में डेफिनेशन, कितने एरिया से रिवर पानी को कैच कर रही है, या फिर इसको ये बोल दो कितने एरिया का पानी रिवर में जा रहा है, कैच जा रहा है, कितने एरिया से रिवर पानी को पकड़ रही है, तो उस एरिया को क्या बोलते हो आप, कैचमेंट एरिया। आया समझ में डेफिनेशन पूरा क्या मतलब है इसका। चलिए ठीक है, अब देखो जरा आपके पास में, आपने देखा आप यहाँ पर एक लाइन ड्रॉ जो कर रहे हैं ना, ये जो एक लाइन है, एक सेकेंड, ऐसे था ना, देखो अगर आप यहाँ पर एक लाइन ड्रॉ करें ऐसे, एक लाइन इधर बनाई एंड एक लाइन इधर बनाई, इस लाइन के इधर तो ये दूसरा कैचमेंट एरिया होगा किसी दूसरी रिवर का, होगा ना, एंड इस लाइन के इधर किसी दूसरी रिवर का कैचमेंट एरिया होगा। क्लियर है नहीं है? तो ये जो लाइन है, क्या ये लाइन एक तरह से दो कैचमेंट एरिया को डिवाइड कर रही है एक दूसरे से? भाई इधर ये एक कैचमेंट एरिया हो गया इस रिवर का, है ना, इसके इधर किसी दूसरी रिवर का कैचमेंट एरिया होगा, इसके इधर किसी दूसरी रिवर का कैचमेंट एरिया होगा। तो ये एक ऐसी लाइन है जो कि क्या कर रही है, दो कैचमेंट एरियाज को एक दूसरे से डिवाइड कर रही है। क्लियर है पॉइंट? ऐसी लाइन को बोलते हैं वाटर डिवाइड। इस लाइन को क्या बोलते हैं, वाटर डिवाइड बोलते हैं। क्लियर हो गया पॉइंट? उसी डायग्राम में लिख लो, यहाँ पे ये लाइन क्या कहलाएगी आपकी, वाटर डिवाइड कहलाएगी। दैट लाइन विल बी कॉल्ड एज वाटर, इसको वाटर डिवाइड कहते हैं। लिखो इस लाइन को क्या क्या कहेंगे, वाटर डिवाइड। आप इसी बार पास आउट हुए हैं सब, मतलब इस साल तो पहले से हैं, पहले से, चलो ठीक है। लिखो जरा एक पॉइंट लिखो, लाइन विच डिफरेंशिएट्स, line which differentiates, line which differentiates two adjacent catchment areas, line which differentiates, differentiate मतलब डिफरेंस करना, अलग अलग बांटना, टू एडजेसेंट, एडजेसेंट मतलब एक दूसरे के बराबर बराबर में, एडजेसेंट कैचमेंट एरियाज, लाइन विच डिफरेंशिएट टू एडजेसेंट कैचमेंट एरियाज इज कॉल्ड, line which differentiates two adjacent catchment areas is called water divide, water divide। स्लैश करके लिखो, इसे खाली डिवाइड भी बोल सकते हैं, इसी को खाली क्या कहा जा सकता है, डिवाइड भी कहा जा सकता है, डिवाइड, या फिर रिज, RIDGE, रिज। तीन नाम आ गए ना, RIDGE, रिज। ठीक है, सो कैचमेंट एरिया क्लियर हो गया। क्या मतलब है कैचमेंट एरिया? कैचमेंट एरिया का मतलब कितने एरिया से रिवर क्या कर रही है, पानी को कैच कर रही है। इसी को ड्रेनेज बेसिन भी कहते हैं, है ना, इसी को ड्रेनेज एरिया भी कहा जाता है। वो लाइन जो कि दो कैचमेंट एरिया को क्या करती है, एक दूसरे से अलग करती है, उसको क्या बोलते हो आप? ड्रेनेज, उसको वाटर डिवाइड कैसे कह देते हो, डिवाइड कह देते हो, या फिर रिज कह देते हो। ये दो टेक्निकल टर्म है आपके पास में निकल के ना, आया समझ में? यहाँ तक का सारा पॉइंट। चलो ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं ना, नेक्स्ट पॉइंट डिस्कस करते हैं, नेक्स्ट पॉइंट के बारे में देखेंगे, नेक्स्ट का क्या मतलब है। अच्छा देखिएगा जरा, ठीक है, देखो अब नेक्स्ट क्या है आपके पास में सिस्टम, नेक्स्ट देखना है तुम्हें। आपके पास में कुछ बेसिक टर्म्स है, कुछ बेसिक टर्म्स हैं जिनका मीनिंग समझ लेते हैं हम, क्योंकि आगे आने वाले टॉपिक्स में आपको वही टर्म बार बार क्या करने हैं, यूज करने हैं। एक टर्म आएगा आपके पास में, क्या, प्रेसिपिटेशन। क्या टर्म आएगा, प्रेसिपिटेशन। क्या टर्म है, प्रेसिपिटेशन है। पानी क्या मतलब होता है प्रेसिपिटेशन का, है आइडियाज के बारे में कुछ बताओ? हाँ, प्रेसिपिटेशन का मतलब होता है किसी भी तरह से पानी का जमीन पर आना, किसी भी तरह से पानी का जमीन पर आना, इसको क्या बोलते हैं, प्रेसिपिटेशन कहते हैं। पानी जमीन पर आ सकता है, चाहे तो वो स्नो के फॉर्म में आ जाए, स्नो वो पानी के फॉर्म में आ सकता है, पानी लिक्विड, है ना, जैसे बारिश होती है, आए समझ में, वो आ सकता है। ओले, ओले भी तो पढ़ते हैं, हेल्स, हेल्स बोलते हैं उनको, हेल। तो ये सारे अलग अलग तरीके हैं जिस तरीके से पानी कहाँ पर आ रहा है, जमीन पर आ रहा है। जिस तरह से पानी कहाँ पर आ रहा है, जमीन पर आ रहा है। स्नो के फॉर्म में आ जाता है, बर्फ हेल के फॉर्म में आता है ना, आपके पास में बारिश पानी लिक्विड के फॉर्म में आता है। अलग अलग तरीके होते हैं पानी के कहाँ पे आने के, अर्थ पे आने के। इसको क्या बोलते हैं, प्रेसिपिटेशन कहते हैं।
प्रेसिपिटेशन का मतलब होता है पानी का पहुंचना कहां पर, जमीन पे। पानी का जमीन पे पहुंचना कहां से, एटमॉस्फेयर से। एटमॉस्फेयर में था ना पहले तो, अब उस एटमॉस्फेयर से कहां पे पहुंचा पानी, जमीन पे पहुंचा। पानी का जमीन पर पहुंचना एटमॉस्फेयर से क्या कहलाता है, प्रेसिपिटेशन कहलाता है। दैट इज कॉल्ड एज द प्रेसिपिटेशन, इसको प्रेसिपिटेशन कहते हैं। अब पानी का जमीन पे आने के तरीके बहुत सारे होते हैं। आपको बताया लिक्विड के फॉर्म में आता है, जैसे बारिश होती है वो तो लिक्विड ही तो होता है एक तरह से। स्नो, बर्फ, हेल, ओले, वो सब पानी कहां से आ रहा है, ऊपर से तो आ रहा है एटमॉस्फेयर से। इसको क्या कहते हैं, प्रेसिपिटेशन कहते हैं। अब प्रेसिपिटेशन मतलब पानी का जमीन पे आने के अलग अलग तरीके हो सकते हैं। पानी आ सकता है आपके पास में बहुत सारे तरह से। अब इसी बेस पे आपने अलग अलग नाम रख दिए। अगर पानी आता है किसके फॉर्म में, बारिश, लिक्विड के फॉर्म में, लिक्विड के फॉर्म में आता है, उसको आप रेनफॉल कहते हो। उसको क्या कहते हैं हम, रेनफॉल। तो ये बताओ क्या प्रेसिपिटेशन एंड रेनफॉल सेम होते हैं, बताओ। सेम नहीं है ना। रेनफॉल तो प्रेसिपिटेशन का जस्ट एक छोटा सा पार्ट है भाई। प्रेसिपिटेशन में किसी भी तरह से आ सकता था ना वो, लेकिन एक तरीका जिसमें कि लिक्विड के फॉर्म में नीचे आ रहा है उसको आप क्या बोल रहे हो, प्रेसिपिटेशन। तो ये बताओ क्या प्रेसिपिटेशन का ही एक छोटा सा पार्ट नहीं है क्या रेनफॉल, आया समझ में पूरा का पूरा पॉइंट। लेकिन इंडिया में आपको मोस्ट कॉमनली रेनफॉल ही दिखाई देता है। अगर आप ज्यादातर देखो तो क्या मिलता है आपको, रेनफॉल ही मिलता है। तो इंडिया में अगर आप बात करोगे तो अगर आप कहीं पर प्रेसिपिटेशन बोल रहे हो तो इसका मतलब है कि सिंपल आप रेनफॉल की बात कर रहे हो। एक्चुअली सेम नहीं होती दोनों टर्म्स, आपको पता है प्रेसिपिटेशन एक अलग चीज है, रेनफॉल एक अलग चीज है। लेकिन इंडिया में मोस्ट कॉमनली जो प्रेसिपिटेशन होने का तरीका होता है वो कौन सा होता है, रेनफॉल ही होता है। तो इंडिया में आप प्रेसिपिटेशन को भी क्या बोल दोगे, रेनफॉल। और अगर आप रेनफॉल बोल रहे हो तो मतलब क्या बोल रहे हो आप, प्रेसिपिटेशन। ये क्लियर होगी कहानी, कोई दिक्कत है इसमें, कोई दिक्कत नहीं है ना। चलो लिखो पॉइंट, हेडिंग डालो प्रेसिपिटेशन, हेडिंग लिखेंगे प्रेसिपिटेशन। प्रेसिपिटेशन का मतलब लिखिए, प्रेसिपिटेशन आर the different forms of water, precipitation are the different forms of water, precipitation are the different forms of water that reach the surface of earth. Precipitation are the different forms of water that reach the surface of earth from the atmosphere, from the atmosphere. आगे पॉइंट समझ में। तो प्रेसिपिटेशन का क्या मतलब है आपके पास में, डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ पानी, डिफरेंट फॉर्म ऑफ द वाटर दैट रीच टू द सरफेस ऑफ द अर्थ फ्रॉम द एटमॉस्फेयर। तो मतलब पानी की अलग अलग फॉर्म्स जो कि कहां पे पहुंच रही हैं, अर्थ पे पहुंच रही है, कहां से, एटमॉस्फेयर से, उनको क्या बोलोगे आप, प्रेसिपिटेशन। लेकिन रेनफॉल सिर्फ एक प्रेसिपिटेशन का क्या है, छोटा सा हिस्सा है, बस छोटा सा पार्ट है। अगर वो पानी किसके फॉर्म में आ रहा है, लिक्विड के फॉर्म में आया, लिक्विड के फॉर्म में आया तो उसको आप क्या बोल देते हो, उसको आप रेनफॉल कह देते हो। आगे समझ में कंडीशन, दो ये क्लियर हुआ टर्म। चलिए ठीक है, अब नेक्स्ट टर्म देखेंगे क्या है आपके पास है। नेक्स्ट टर्म अभी आपको बताया इवेपोरेशन, इवेपोरेशन बताया ना। इवेपोरेशन हेडिंग डालिए, इवेपोरेशन क्या होता है। तो प्रेसिपिटेशन डिफाइन हो गया आपके पास में। नेक्स्ट क्या आ रहा है आपके पास में, इवेपोरेशन है। इवेपोरेशन के बारे में बात करेंगे। देखो इवेपोरेशन का मतलब आपको पता है, पानी इवेपोरेट कर गया। पानी ये तो देखा होगा तुमने, तुम किसी कंटेनर में भर के पानी रख दो और उसको छत पे रख दो कंटेनर को, थोड़ी देर बाद उस कंटेनर में से पानी क्या हो जाता है, गायब भी हो सकता है, बिल्कुल सूख जाए कंटेनर पूरी तरह। वो पानी कहाँ चला गया, वो पानी इवेपोरेट कर गया। पानी का अगर क्या कर गया है, इवेपोरेट कर चुका है। पानी लिक्विड फॉर्म से, लिक्विड फॉर्म से किस में कन्वर्ट हो गया, गैस फॉर्म में कन्वर्ट हो गया। आया समझ में प्रोसेस, ऐसा देखा है सबने, ऐसा तो देखा ना। इसको क्या बोलते हैं हम, इसी को इवेपोरेशन कहते हैं। इस प्रोसेस को क्या कहते हैं हम, इवेपोरेशन कहते हैं। क्लियर हो गई ये पूरी कहानी। इन सारी की सारी प्रोसेस को बहुत डिटेलिंग में डिस्कस करा जाएगा। अब ये इतना नहीं है जो मैंने आपको वहां पे प्रेसिपिटेशन की डेफिनेशन लिखा दी ना, वो सिर्फ इतना ही टॉपिक नहीं है, उसको आप बहुत डिटेल में डिस्कस करोगे। रेनफॉल क्या होता है, कैसे इसको मेजर किया जाता है, क्या क्या तरीके हैं, वो सारी चीजें आप डिटेलिंग में डिस्कस करोगे। अभी के लिए क्या बताया, इंट्रोडक्शन दिया जा रहा है सिर्फ एक तरह से। क्लियर है सारे के सारे पॉइंट। चलो, तो इवेपोरेशन का क्या मतलब है आपके पास, एक तरह से पानी का
गैस फॉर्म में कन्वर्ट हो जाना किसमें से, लिक्विड फॉर्म में से, इसको क्या बोलते हैं हम, इवेपोरेशन कहते हैं। तो पानी गायब हो जाता है ना, वो गायब क्यों होता है, इवेपोरेट हो जाता है वो पानी, वो भाप में कन्वर्ट हो जाता है, गैस में कन्वर्ट हो जाता है, वो लिक्विड में नहीं रह पाता। कपड़ों का सूखना, कपड़ों में से भी तो पानी गायब हो जाता है, वो पानी भी क्या करता है, इवेपोरेट कर जाता है। तुम छत पे पानी डाल दो, ऐसे ही छत पे क्या हो जाएगी, थोड़ी देर बाद सूख जाएगी, पानी क्या कर जाता है, इवेपोरेट कर जाता है। आया समझ में, यहाँ तक के सारा पॉइंट, ये लिखो जरा, हेडिंग लिखो इवेपोरेशन, लिखिए। इट इज अ प्रोसेस इन विच it is a process in which it is a process in which liquid changes to it is a process in which liquid changes to in which liquid changes to it is a process in which liquid changes to gaseous state. It is a process in which liquid changes to gaseous state, liquid changes to gaseous state. आगे समझ में पॉइंट क्या मतलब होता है इसका, वो प्रोसेस जिसमें कि लिक्विड किस में चेंज कर गया, गैस में चेंज कर गया, इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, इवेपोरेशन कहते हैं। कहानी क्लियर हो गई है, कोई दिक्कत है इसमें, चलिए ठीक है। अब एक और टर्म आता है आपके पास में, क्या, इनफिल्ट्रेशन। इनफिल्ट्रेशन, नेक्स्ट हेडिंग लिखो, इनफिल्ट्रेशन। नेक्स्ट हेडिंग क्या है आपके पास में, इनफिल्ट्रेशन है। क्या मतलब होता है इनफिल्ट्रेशन का, बताओ जरा, कुछ है आइडिया इसके बारे में, इनफिल्ट्रेशन के बारे में। हाँ हाँ, फिल्टर होना मतलब, बिल्कुल बिल्कुल। जैसे देखो, आपने देखा होगा जैसे कि भाई ये जमीन है, ये ग्राउंड का सरफेस है ना आपके पास में, ठीक, इसके ऊपर बारिश हुई, यहाँ पे क्या हुआ, बारिश हुई आपके पास में, एंड बारिश होने के बाद आप क्या ऑब्जर्व करोगे कि कुछ पानी यहां से कहां पहुंच जाएगा, जमीन के अंदर पहुंचेगा ना, ऐसा होता है, ऐसा देखा है सबने। आप गमले में पानी देते हैं, पेड़ वाला जो गमला होता है, उस गमले में पानी देते हो, पानी कहाँ पहुंच जाता है, नीचे पहुंच जाता है ना, मिट्टी में। ये सॉइल है यहाँ पे, ये क्या है यहाँ पे, सॉइल है। पानी का इस सरफेस पे से जमीन के अंदर एंट्री लेना, सरफेस पे से कहां पहुंच गया पानी, अंदर सॉइल के अंदर एंट्री लेना, इसको क्या बोलते हो आप, इनफिल्ट्रेशन कहते हैं। इसी को क्या बोलते हैं, इनफिल्ट्रेशन कहते हैं। आगे समझ में पॉइंट ये, इन सारे प्रोसेस को बहुत डिटेल में डिस्कस करा जाता है। अभी तो जस्ट क्या बताया आपको, सिर्फ इंट्रोडक्शन दिया है इनके बारे में, पहले इंपॉर्टेंस समझाई सब्जेक्ट की, कैसे कैसे चलेंगी चीजें वो समझाई है। उसके बाद में कुछ बेसिक प्रोसेसेस हैं जो आपको समझनी है, जो आप यूज करोगे कहाँ पे, डेली यूज करोगे, जो आप कल आप डायरेक्टली इन वर्ड्स को यूज करोगे। इन्फिल्ट्रेशन का मतलब ये है, इवेपोरेशन ये है, प्रेसिपिटेशन ये है, कल आप इनको डायरेक्टली यूज कर रहे होंगे वर्ड्स को। आया इनका समझ में मतलब। तो अब नेक्स्ट डिफाइन करते हैं क्या, इन्फिल्ट्रेशन लिखो जरा, लिखो इन्फिल्ट्रेशन का मतलब, द फ्लो ऑफ द वाटर, द फ्लो ऑफ द वाटर into the ground, the flow of the water into the ground through soil surface, through soil surface, into the ground through soil surface is called infiltration, is called infiltration. आगे समझ में पॉइंट, the flow of the water through soil surface into the ground, soil surface के थ्रू पानी कहाँ पे गया, ग्राउंड में गया, इसको क्या बोलते हैं, इनफिल्ट्रेशन कहते हैं, दैट इज कॉल्ड एज द इनफिल्ट्रेशन। आया समझ में प्रोसेस में, चलिए ठीक है। नेक्स्ट लिखो जरा, नेक्स्ट पॉइंट क्या है आपके पास में, लिखो नेक्स्ट पॉइंट, लिखो इंटरसेप्शन। नेक्स्ट क्या लिखेंगे, इंटरसेप्शन लिखेंगे, इंटरसेप्शन, इंटरसेप्शन, इंटरसेप्शन क्या मतलब होता है इंटरसेप्शन का, बताओ, कुछ है आइडिया इंटरसेप्शन के बारे में, कुछ आइडिया है इंटरसेप्शन का। इंटरसेप्शन का मतलब है आपके पास में, आपने देखा होगा जैसे ये जमीन थी ना, इस जमीन के ऊपर मान लीजिए कुछ क्रॉप्स हैं, क्या लगे हुए हैं, कुछ पेड़ पौधे लगे हुए हैं। सो जब बारिश होगी, बारिश होने के बाद में, बारिश होने के बाद में पानी, कुछ पानी, बारिश का कुछ पानी इन क्रॉप्स के ऊपर रुक जाता है, पत्तों पे। ऐसा देखा है आपने सबने, कुछ बारिश का पानी कहाँ रुक जाता है, इन पत्तों पे रुक जाता है। और ये पानी पत्तों पे रुकने के बाद में दोबारा से क्या करता है, इवेपोरेट हो जाता है। इसको क्या बोलते हैं, इंटरसेप्शन कहते हैं। इस पानी को क्या कहेंगे,
इंटरसेप्शन। क्लियर हो गई ये पानी? पॉइंट लिखो जरा इसमें, लिखो जरा पॉइंट। क्या लिखा आपने? इंटरसेप्शन लिखा ना? इंटरसेप्शन प्रोसेस लिखो, इंटरसेप्शन प्रोसेस। इंटरसेप्शन लिखो इसमें जरा। लिखो नोट ऑल द प्रेसिपिटेशन वाटर, ऐसे लिखो नोट ऑल द, नोट NOT, नोट ऑल द precipitation, not all the precipitation falls directly, not all the precipitation falls directly on the ground, not all the precipitation falls directly on the ground, directly on the ground. देखो, before it reaches the ground, देखो before it reaches the ground, before it reaches the ground, it a part of it, a part of it, a part of it is, a part of it is caught, CAUGHT, caught by the vegetation. A part of it is caught by the vegetation. A part of it is caught by the vegetation over their surface, over their surface, over their surface, and is returned to atmosphere, and is returned to atmosphere, and is returned to atmosphere, and is returned to atmosphere by evaporation, and is returned to atmosphere by evaporation, and is returned to atmosphere by evaporation. This is called interception loss. 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 क्या बोलते हैं इसे? इंटरसेप्शन लॉस कहते हैं. दिस इज कॉल्ड इंटरसेप्शन लॉस. आगे समझ में पॉइंट? कोई दिक्कत है इसमें? इंटरसेप्शन का मतलब, तो इंटरसेप्शन का क्या मतलब बना आपके पास में कि भाई कुछ देखो, कुछ पार्ट पानी का कहां पे रुक जाता है? पत्तों पे रुक जाता है, एंड जो कि एटमॉस्फेयर में दोबारा आ जाएगा वापस किसके फॉर्म में? इवेपोरेशन की वजह से. इसको क्या बोलते हो? इंटरसेप्शन लॉस कहते हैं. दैट इज कॉल्ड एज इंटरसेप्शन लॉस. तो ये कुछ बेसिक सी डेफिनेशन मैंने अभी आपको बताई है जस्ट ना, कुछ बेसिक सी डेफिनेशन है जो जस्ट अभी आपको समझाई जा रही हैं. ठीक. एक डेफिनेशन आती है आपके पास में, क्या? ट्रांसपिरेशन. एक क्या होता है आपके पास में? ट्रांसपिरेशन होता है. लिखो जरा, ट्रांसपिरेशन का मतलब क्या है? ट्रांसपिरेशन. ट्रांसपिरेशन, अब क्या मतलब है ट्रांसपिरेशन का? कुछ है आइडिया इसके बारे में, ट्रांसपिरेशन के बारे में? बिल्कुल. एक तरह से अगेन वो पानी कहां पर आ जाता है? एटमॉस्फेयर में. देखो जरा क्या मतलब है इसका. जैसे आपके पास में ये है, क्रॉप्स हैं आपके पास ना, और क्रॉप्स कहां पे हैं? सॉइल में. क्रॉप्स है कहां पे है? सॉइल. ये सॉइल है, ये रूट्स है इसकी ना, ये रूट्स हैं, ऐसे हैं क्रॉप्स. यहाँ पे सब क्या है? पेड़ लगे हुए हैं. ठीक है. चलिए, बारिश हुई, या फिर आप ये मान लो कि आपने इस क्रॉप को, ये जो क्रॉप थी ना, आपने इस क्रॉप में पानी डाला. क्रॉप को आपने पानी दिया. पानी देना ना यहाँ पे, यहाँ पर आपने पानी दिया, ऐसे ऐसे पानी दिया आपने यहाँ पे क्रॉप्स में. तो ये क्या है? वाटर है. वाटर है. कुछ पानी क्या करेगा यहाँ से क्रॉप्स के थ्रू, ये जो रूट्स हैं, ये क्या है? इसकी रूट्स हैं. आपने तो रूट्स में क्या दिया है? पानी दिया है. कुछ पानी क्या करेगा? यहाँ से रूट से मूव करेगा, कैसे? ऐसे. एंड यहाँ से इसकी लीव्स के थ्रू क्या करेगा? इसकी लीव्स में होते हैं वॉइड्स. लीव्स में क्या होते हैं? इनकी पत्तियां जो होती हैं, इनमें क्या होते हैं? छोटे छोटे वॉइड्स होते हैं, छोटे छोटे छेद होते हैं इनमें. इन लीव्स के थ्रू क्या करेगा वो? प्लांट की बॉडी को छोड़कर कहाँ जाएगा? एटमॉस्फेयर में आ जाएगा. आया समझ में? किसके फॉर्म में? वेपर्स के फॉर्म में, गैसेस के फॉर्म में बोल दो आप. किसके फॉर्म में? वेपर्स के फॉर्म में. आया समझ में प्रोसेस क्या है? तो पानी आपने दिया था कहाँ पे? रूट्स में. वो पानी इन लीव्स के थ्रू, जो पत्तियां है ना, इन पत्तियों के थ्रू प्लांट की बॉडी जो है उसको क्या करेगा? छोड़ देगा. और कहां पर आ जाएगा? दोबारा से एटमॉस्फेयर में आ जाएगा. किसके फॉर्म में? वेपर्स के फॉर्म में, गैसेस के फॉर्म में. आया समझ में पॉइंट? कोई दिक्कत है इसमें? इसी प्रोसेस को आप क्या बोलते हो? ट्रांसपिरेशन. हो. ट्रांसपिरेशन बहुत जरूरी होता है किसके लिए? प्लांट्स को जिंदा रहने के लिए. प्लांट्स को जिंदा
रहने के लिए। इनके प्रोसेस के बारे में आगे डिटेलिंग में डिस्कस करेंगे। अब ये मैंने छोटे छोटे टर्म्स आपको जस्ट क्लियर करे हैं कि भाई किसका क्या मतलब है, क्योंकि कल जब आपका शुरू होगा प्रॉपरली, कल आप इनको क्या करोगे, डायरेक्टली यूज करोगे। कल मैं आपको डायरेक्टली प्रेसिपिटेशन नहीं बोलूंगा, क्या बोलूंगा कि भाई देखो ये पानी एट ग्राउंड पे आ रहा है तो क्या है, प्रेसिपिटेशन है। ये पानी गैस में कन्वर्ट हो गया तो ये क्या है, इवापोरेशन है। ये प्लांट की बॉडी से गैस में कन्वर्ट हुआ है, क्या है, ट्रांसपिरेशन हो गया। ये पानी जमीन में अंदर पहुंच गया, क्या है, इन्फिल्ट्रेशन। कर आप इनको डायरेक्टली यूज करोगे वर्ड्स को। आए समझ में? आज इनके बेसिक मीनिंग आपको समझा दिए, क्या मतलब होता है किसका। क्लियर हो गई ये चीज? कोई दिक्कत है इसमें? लिखो जरा इसमें पॉइंट, ट्रांसपिरेशन में लिखो। इट इज अ प्रोसेस बाय विच, it is a process by which it is a process by which water leaves the body. It is a process by which water leaves the body of a, it is a process by which water leaves, leaves, leaves the body of a, leaves का मतलब क्या, छोड़ना। leaves the body, leaves मतलब छोड़ना, leaves the body of a living plant, leaves the body of a living plant, leaves the body of a living plant and reaches the atmosphere, and reaches the atmosphere, and reaches the atmosphere as water vapors, as water vapors, and reaches the atmosphere as water vapors, as water vapors is called transpiration, is called transpiration। इसको क्या बोलते हैं, इस प्रोसेस को ट्रांसपिरेशन कहते हैं। बताओ ये आया समझ में सारे के सारे पॉइंट्स? कुछ 4-5 बेसिक डेफिनेशन आपने कर ली है, ठीक है, आया समझ में? तो सबसे पहले आपने क्या डिस्कस किया था कि कुछ बेसिक पॉइंट बताए थे मैंने आपको क्लासेस के बारे में, कैसे रहेगा सिस्टम। दूसरा पॉइंट आपको बताया था रिवीजन, रिवीजन का कैसे करना है, गुप्ता एंड गुप्ता का रेफरेंस रहेगा आपके पास में। फिर आप आए हाइड्रोलॉजी पे, हाइड्रोलॉजी के बारे में आपको बताया कि भाई सब्जेक्ट है क्या एक्चुअली आपके पास में, इंपॉर्टेंस क्या है सब्जेक्ट की, क्या करना है आपको यहाँ पे। अब ये जो चीजें है ना, ट्रांसपिरेशन, इन्फिल्ट्रेशन, इवेपोरेशन, प्रेसिपिटेशन, इनको आप डिटेल में डिस्कस करेंगे। और भी प्रोसेस होती है आपके पास में, रन ऑफ होता है, रन ऑफ भी होती है एक चीज, ठीक है, रन ऑफ भी होता है आपके पास में, बेस फ्लो होता है। इन सारी प्रोसेस को आप पढ़ोगे कहाँ पे, डिटेलिंग में। अभी मैंने कुछ चीजें आपको बताई हैं, बाकी जैसे अभी पहला दिन है थोड़ा सा, तो पहले दिन क्या लेके चलते हैं क्लास को, थोड़ा सा हल्का ही रखते हैं ड्यूरेशन क्लास का। आया समझ में? थोड़ा सा 1-2 दिन में हमें हैबिट डेवलप कर जाए। अभी जैसे कॉलेज का भी है तो थोड़ा सा इतनी हैबिट नहीं होगी शायद 2.5-3 घंटे के साथ बैठने की। शुरू की 1-2 दिन क्लास की ड्यूरेशन क्या रखते हैं, हमेशा कम रखते हैं, एक कम रखते हैं। 1-2 दिन में आपको क्या बन जाएगी, प्रॉपर रूटीन बन जाएगा, हैबिट बन जाएगी। तो धीरे धीरे क्या करेंगे, क्लासेस की ड्यूरेशन को बढ़ाएंगे। अभी जैसे 2 घंटे के आसपास रखें शुरू में, फिर कल से लगभग मान लीजिए कि 1-2 दिन रखेंगे और 2-2 घंटे के आसपास, फिर कितना कर देंगे अपने आप इसको बढ़ाकर 2.5-3 घंटे के आसपास कर लेते हैं। ये जस्ट इसलिए किया जाता है शुरू में क्योंकि अभी जस्ट, भाई कॉलेज में कितना लेक्चर होता है आपका, 40-50 मिनट का लेक्चर होता है, इतनी हैबिट होती है एक साथ बैठने की ना। तो 1-2 दिन में जिससे क्या बन जाए, आपके पास लंबी क्लासेस अटेंड करने की, बैठने की आदत डेवलप कर जाए अंदर, बाद क्या करते हैं अपने क्लासेस को बढ़ा देते हैं। आया समझ में? तो नॉर्मल क्लास का ड्यूरेशन क्या रहता है आपका, बताया बाहर कुछ मैम ने? हाँ, नॉर्मली ड्यूरेशन क्या रहता है, 2.5-3 पौने 3 घंटे के आसपास रहता है, ऐसा रहता है सिस्टम, 2.5 से 3 घंटे के बीच में मानिए आप, ठीक। बट शुरू में क्या रखेंगे, थोड़ा सा कम रखेंगे 1-2 दिन, बाकी कल से परसों से मान के चलो कि ड्यूरेशन को क्या करेंगे, अपने आप बढ़ा लेंगे। क्लियर हो गई यहाँ तक की कहानी सारी? कोई दिक्कत है किसी भी तरह की? लेकिन जिस दिन सब्जेक्ट आपका खत्म होगा हाइड्रोलॉजी का, उस दिन आप ऑब्जर्व करेंगे आपके क्वेश्चन रुकेंगे नहीं। यूकेपीएससी के प्रीवियस आपको सारे क्वेश्चन क्लास में सॉल्व करवाऊंगा बाद में, खत्म होने वाले दिन। देखो ये जितना आपने पढ़ा, इससे आपके पहले आए हुए सारे के सारे क्वेश्चन क्या हो गए, सॉल्व हो गए। आए समझ में? गुप्ता एंड गुप्ता के क्वेश्चन आप सॉल्व करोगे, क्लास में असाइनमेंट्स दूंगा जिसमें आपके अदर जेई के जो क्वेश्चंस हैं जो पूछे गए हैं वो सारे सॉल्व करवाए जाएंगे, ठीक। बाकी अपना आगे कल से शुरू करते हैं। तो टाइमिंग्स आपका क्या रहेगा लगभग, आज थोड़ा सा वो पहला डे था ना, तो थोड़ा सा बच्चों को इन्फॉर्म करने में थोड़ा सा लेट हो जाता है। बाकी कल से क्या टाइमिंग रहेगा आपका, 10 बजे का टाइम रहेगा। कल से अपना प्रॉपर क्लास शुरू होगी कितने बजे, 10 बजे से, और अपना 10 से रहेगा लगभग 12:15 12:30 तक रखेंगे 1-2 दिन। उसके बाद कितना कर देंगे उसको बढ़ाकर 1 बजे के आसपास लेके आ जाएंगे। ऑन एवरेज मान के चलिए आपके पास पौने 3 घंटे के आसपास का रहता है क्लास का ड्यूरेशन, ठीक। कोई दिक्कत है? सो आगे कल करते हैं। किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम है, कुछ भी पूछना है तो पूछो जरा एक बार, कुछ भी मन में डाउट आ रहा है, कुछ भी कोई पॉइंट है किसी भी तरह के टेक्निकल नॉन टेक्निकल, तो पूछ सकते हो। बताओ, कुछ किसी चीज में दिक्कत दिखाई दी होगी, भाई थोड़ा सा स्पीड तेज है, स्पीड स्लो है,
कुछ और लिखवाने का, नोट्स का तरीका कुछ पूछना है तो बोलो। कुछ पूछना है किसी भी तरह का कोई भी पॉइंट बताइए, कोई दिक्कत नहीं है। तो आगे अपना कल करते हैं। क्या टाइमिंग रहेगा? 10 का रहेगा। 1-2 दिन में हैबिट बन जाएगी ना प्रॉपर्ली आप लोगों को भी, क्योंकि 40-50 मिनट का लेक्चर रहता है कॉलेज में जस्ट। हाँ हाँ क्या बताओ? हाँ थोड़ा सा अभी कल से करते हैं शुरू ना, कल से करते हैं। क्लास तो यहीं पर ही होगी, क्लास यहीं पर होगी, कल से अपना कर लेंगे फिर। ठीक, तो कल से अपना बढ़ाएंगे ड्यूरेशन। बाकी मैं इसीलिए जस्ट कर रहा था थोड़ा सा कम की, थोड़ा सा हैबिट बने। बाकी अपना अगर सब लोग कंफर्टेबल हैं तो कल से क्या करेंगे, क्लासेस को थोड़ी सी बढ़ाएंगे ड्यूरेशन। ठीक, चलिए आगे कल से करते हैं। थैंक यू।